यहाँ का तरीका क्या है? जोहार ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जोहार सर, ऐसे। तो जोहार झारखंड, जोहार रांची और जोहार बच्चा पार्टी, है ना। जोहार का सही मतलब वो नमस्कार, है ना। हाँ हाँ। आज सिर्फ मिलने का ही पर्पज है, कोई और पर्पज नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक बार बच्चों से मिला जाए, ठीक है। आपकी रील बनाने के लायक तो हो गया रिकॉर्डिंग। अब अगर आप इसको बंद कर लेंगे तो मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पाऊंगा आपके साथ। आप पूरा रिकॉर्ड करेंगे? इतनी है मेमोरी आपके? इतनी मेमोरी है आप लोगों के फोन में? ये देखो स्टाइल, देखो पूरा 360 डिग्री में इन्होंने सेल्फी आ गई। उससे मैं और आप और बाकी सब लोग भी होंगे बहुत सारे। इन सबको हटा देना यही की मदद से। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोग बुनियादी रूप से रांची से ही हैं या झारखंड के बाकी इलाकों से हैं? और ऐसे कितने बच्चे जो झारखंड के बाहर से हैं? ऐसे भी हैं? अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप झारखंड से ही हैं। आपने गलती से हाथ खड़ा कर दिया है ना। आपके चेहरे का भाव बता रहा है कि ये तो अब तो मैं फंस गई हाथ खड़ा करने के बाद, अब मैं क्या करूं। अच्छा, फिर से सुनिए। जो बच्चे झारखंड से नहीं हैं, झारखंड के बाहर से हैं, वो कौन कौन है? हाँ, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? बर्धमान तो यहाँ से बॉर्डर ही है ना। अगर आप जाएंगे पश्चिम बंगाल तो मतलब एंट्री वहीं से करेंगे ना। हाँ। और कौन कौन थे? हाँ, आप कहाँ से हैं? पटना से हैं। क्या बात है। आप? भागलपुर से हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जनरली बिहार से कुछ बच्चे हैं, एक पश्चिम बंगाल से हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पश्चिम बंगाल और बिहार से भी ना हो? आप कहाँ से हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ से। उठो 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 तो सही भाई, उठो तो। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? कहाँ से? रामानुगंज। ये जिला है या जिले का भाग है? हाँ, तो जिला कौन सा है? कौन सा? हाँ, सरगुजा। तो ऐसे बोलो ना। अब गांव का नाम बोलेंगे तो कैसे मैं पहचान पाऊंगा? जिले का नाम बोलना चाहिए। ऐसे कोई पूछे, जैसे भारत के बाहर जाए को पूछे कहाँ से हो, आप कहे सरगुजा, तो वहां बोलना भारत, है ना। भारत में कहीं जाए तो क्या बोलना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पूछे तो जिला, जिले के अंदर पूछे तो ब्लॉक का नाम बताना है। ठीक है, चलिए। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं भौतिक रूप से झारखंड में पहली बार आया हूं। मानसिक रूप से तो मेरी कई यात्राएं होती रही हैं पहले। भौतिक और दैहिक रूप से पहली बार आया हूं। आप लोगों का जनरल मीडियम हिंदी है या अंग्रेजी है ज्यादा? अच्छा, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनका भी खाली लिखने का इंग्लिश होगा एग्जाम में, बाकी तो हिंदी में बात करते होंगे। हमने देखा है कि दिल्ली के बाहर जहां जहां हमारे सेंटर से, वहां इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि समझाओ हिंदी में, लिखवाओ इंग्लिश में। खबरदार जो इंग्लिश बोले तो उनको इंग्लिश मीडियम से इतना ही मतलब है कि लिखवा इंग्लिश में देना, समझा हिंदी में दो हमको। क्योंकि हमें समझ में आती हिंदी, बोलने में मजा आता है हिंदी, लिखते इंग्लिश में है। वो हमने बचपन से सीख लिया है ना। तो आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है? ऐसे बच्चे कम हैं, अच्छी बात है। क्योंकि आजकल कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ तो, मैं भी 4 दिन पहले जयपुर में था, वहाँ एक RAS का बैच था। हैं? आप 16.5 साल की हैं? उसमें थे? आपको कैसे पता? नहीं नहीं, वो पुरानी बात है, वो तो 4 साल पहले की है। मैं 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। वो बच्ची आई नहीं थी, लाई गई थी भाई। लखनऊ में एक दीदी आई थी, अपनी बच्ची 3 साल की लेके आ गई थी, कि बोली बड़ी हो के IAS बनेगी। मैंने कहा अभी तो खेलने दो उसको, अभी क्यों। खैर, वो तो इसे लाई थी कि बच्ची को कहाँ छोड़ें, तो साथ में बच्ची भी आ गई थी। तो मैं भी 4 दिन पहले जयपुर में एक बैच पे गया, तो वहाँ लगभग आधे बच्चे, 300 बच्चे थे लगभग, करीब 150 बच्चों की उम्र वहाँ 17 साल से कम थी। तो वहाँ एक नया ट्रेंड है कि 12वीं क्लास के तुरंत बाद बच्चे ग्रेजुएशन प्लस साथ साथ RAS की तैयारी करते हैं। IAS की नहीं, RAS की।
जो वहाँ का PCS है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हैं। दूसरा, आप लोगों की बैकग्राउंड सामान्यतः साइंस की है, कॉमर्स की है या ह्यूमैनिटीज की है, ये मैं जानना चाहूँ। कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं? ठीक है। और कॉमर्स से? ठीक है। और ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से मतलब? तो साइंस नंबर 1 पे है, लगभग टक्कर देता हुआ आर्ट से। और कॉमर्स जैसे देश में बहुत पीछे चल रहा है, वैसे यहाँ भी काफी पीछे चल रहा है ना। कॉमर्स को लेके भी लोगों में रुझान थोड़ा सा कम है, हालांकि होना चाहिए। कॉमर्स बहुत बढ़िया फील्ड है, बहुत ही बढ़िया फील्ड है। हाँ, जैसे CA एक बड़ा अच्छा, आजकल तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर वो CA का रास्ता सोचें तो बहुत अच्छा रास्ता है। और इंटरेस्टिंग बात है, उसके लिए कॉमर्स की पढ़ाई पहले की जरूरी भी नहीं है, मतलब की है तो अच्छा रहता है लेकिन अनिवार्य नहीं होता है। पहले क्या था कि एक साल में करीब 10,000 बच्चे CA बनते थे। पिछले 1-2 साल से भारत सरकार ने उसमें थोड़ा सा इनपुट बढ़ाया है और अब 30,000 बच्चे CA बनते हैं एक साल में। और CA बहुत ही सेफ करियर है। तो आजकल मैं बच्चों से बोलता हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों से, कि हड़बड़ी मत करो, जल्दी से 3 साल लग के अपना BCom करो, साथ में CA भी निपटा दो। एक आध साल एक्स्ट्रा लगे तो भी करो, CA खत्म करो। कम से कम एक आपके हाथ में अच्छा ऑप्शन रहे जिंदगी गुजारने का। उसके बाद अगर मन है तो कुछ और, सिविल सर्विस है, स्टार्टअप है, कुछ और करने का मन है, वो सब करो, है ना। क्योंकि हम एक ऐसे देश में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम कुछ कर तो सकते नहीं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, अपने आप को बेहतर तैयार कर लें, और फिर जैसा होगा उसमें लड़ेंगे, जूझेंगे सबके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा, देखिए आज का पर्पस बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया, मैं तो आपसे गप्पे मारने के लिए आया हूं बेसिकली, है ना। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मेरा झारखंड से कितना परिचय है। आप मुझे नंबर देना 10 में से कि मैं कितने नंबर के लायक हूं। तो मैं कहां से हूं, आपको अंदाजा है? हाँ, भारत में एक राज्य है हरियाणा, शायद आप जानते ही होंगे, दिल्ली के नजदीक ही है। उसे दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है, सिर्फ एक साइड बची, वहां से यूपी ने घेर लिया नोएडा से। बाकी एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ रोहतक, एक तरफ सोनीपत, 4 साइड से हमारे राज्य ने घेरा हुआ दिल्ली को। तो वहां के एक शहर में मेरी परवरिश हुई, बचपन गुजरा। मैं बचपन से ही मंच पे खूब एक्टिव रहा, डिबेट्स करने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापकों के बच्चों को ना बचपन से दबाव ज्यादा रहता है कि चलो स्टेज के ऊपर चलो, नहीं जाओगे भाग, तो फिर बच्चे चले जाते स्टेज पे। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तनाव मत लीजिए, है ना। और पता लग जाता है, आप वैसे बहुत समझदार, मैं जानता हूं आप बहुत चालाक हैं, पर आप बहुत क्यूट भी हैं। आपके चेहरे से क्यूटनेस टपक रही है ना, पता लग जाता है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे बच्चों तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ सब बच्चे दिखते रहते हैं। आप कल को यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा, दिख जाता है यहाँ से, है ना। आपको लग रहा था कि इतनी देर से मुझे नहीं पकड़ पा रहे, लगातार दिख रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, लेकिन आपने जब कह दिया कि ना, जब तक टोकोगे नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, तो फिर मुझे लगा चलो मैं टोक देता हूं। तो मुझे अभी 10 मिनट पहले एक बात याद है, जब मैं आ रहा था ना, अचानक मैंने एक चौक देखा, उस पर लिखा था एल्बर्ट एका चौक। तो मुझे बचपन की एक मेमोरी कौंध गई दिमाग में। मैं शायद 5वीं क्लास में रहा हूँगा, और मेरी माता जी जो हमारे स्कूल में अध्यापक थी, उन्होंने मुझे कविता दी थी याद करने के लिए कि सुनानी है स्कूल के सारे बच्चों के सामने। 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे लगभग। तो उस कविता की पहली लाइन ये थी, मैं शहीद एल्बर्ट एका है नाम मेरा, रांची के निकट बिहार प्रांत में है गांव मेरा। तब रांची बिहार में था, तब झारखंड नहीं था, तब बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा ये राज्य हुआ करता था। फिर एक प्रयोग हुआ था जिसको जैक बोलते हैं, झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल, शायद आप जानते होंगे। क्योंकि मैं जब IAS एग्जाम दे रहा था उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था बहुत जोर शोर से। मैंने 1996 से 2003 तक एग्जाम दिया, मतलब पहले 3 साल दिया, फिर 5 साल ब्रेक करके एक बार फिर दिया। उसी बीच में 2000 ईस्वी में खबर आई कि बधाई हो, झारखंड हुआ है। और एक ही दिन में देश में 3 बच्चे हुए थे, झारखंड भी हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ भी हुआ था भाई साहब, और उत्तराखंड भी हुआ था। एक साथ 3 राज्य हुए थे। वाजपेयी जी की सरकार थी, उनका वायदा था इलेक्शन से पहले का 1998 का कि अगर हम सत्ता में आएंगे
तो हम 3 राज्यों को जन्म देंगे, तो दिया भी, क्योंकि उसके पहले झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का जो प्रयोग था उतना सफल रहा नहीं था। और जेएमएम आप जानते होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में भी शायद है ही, हाँ उन्हीं की सरकार भी है ना। अब 25 साल आपके भी हुए होंगे ना, 2000 ईस्वी में ये, हाँ 15 नवंबर आपका है ना। हाँ कल मेरे मन में ये बात आई रात को कि ये 26 की जगह 15 को होता सेमिनार तो कितना अच्छा होता। खैर आज भी छोटी बात नहीं, आज संविधान दिवस है और मैं थोड़ा संविधान को लेकर ज्यादा इमोशनल रहता हूँ, तो संविधान दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज ही के दिन पिछले साल हमारे नोएडा ब्रांच की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन इस साल हम 26 नवंबर को बड़ा पवित्र मानते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस दिन इसका कुछ करें। तो 15 नवंबर पे आपकी रजत जयंती पूरी हुई, आप लोगों को बधाई एक नए राज्य के रूप में। उसके बाद दूसरा परिचय मेरा कैसे हुआ झारखंड के साथ, जब मैं, आप तो खैर इंटरनेट के ज़माने में हैं, यूट्यूब और इंस्टा, टिकटॉक तो अब रहा नहीं, बेचारा शहीद हो गया, लेकिन एक ज़माने में टिकटॉक भी था ही। तो मरहूम टिकटॉक को अगर हम थोड़ा भूल जाएं, तो आप तो इंस्टा वाले बच्चे होंगे ना, और स्नैपचैट वाले होंगे जिसमें मुंह खरगोश जैसा बन जाता है, सींग निकल जाते हैं, वो वाला, वो आप सब यूज़ करते ही होंगे, है ना। तो जब हम आपकी उम्र में थे, आपसे छोटे थे, हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। तब भारत में टेलीविज़न आने की शुरुआत हो रही थी। 1975 के आसपास पहली बार टेलीविज़न का एक्सपेरिमेंट हुआ, जब हम 2 साल के थे। पर वो एक्सपेरिमेंट था, घरों में नहीं आया था। घरों में तो बहुत बाद में 85 के आसपास, वही ब्लैक एंड वाइट टीवी, बहुत ऊंचा एंटीना लगता था, एक बच्चा घर का एंटीना सेट करने में खर्च हो जाता था। वो दिन भर छत पे टंगा रहता था एंटीना ठीक करने के लिए, ताकि बाकी लोग देख सके। तो हम तो उस जनरेशन के लोग हैं। तो उस समय रेडियो सुनने का रिवाज ज्यादा था, है ना, ऑल इंडिया रेडियो, उस पर विविध भारती चलता था। और विविध भारती में एक खास जगह थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, उसका नाम है झुमरी तलैया। और वो आपके मतलब झारखंड राज्य में ही है, कोडरमा में है। हम बड़े होते होते परेशान हो गए कि झुमरी तलैया क्या चीज है ये। जब कोई गाना आता था उसके पहले 15-20 नाम आते थे कि यहाँ से इसने, वहां से उसने फरमाइश भेजी, और हर गाने की फरमाइश में 6 नाम, चुन्नू मुन्नू गुन्नू पुन्नू, ये सब झुमरी तलैया से ही होते थे हमेशा। इतना प्रसिद्ध हो गया झुमरी तलैया, हमें लगता पता नहीं कौन सी जगह है, कभी ना कभी जाएंगे वहां जरूर। फिर जब हम दिल्ली आगे पढ़ने के लिए, तो हमारे रूममेट्स में से कुछ लोग, हॉस्टल मेट्स में से 2-3 बच्चों ने कहा कि वो नेतरहाट से पढ़ के आए हैं। हमें लगा नेत्र होना चाहिए, नेत्र थोड़ा ना होता है, नेत्र होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, संस्कृत में नहीं चल रहा है, जगह का नाम है नेतरहाट है, और वो शिमला जैसा है, और वहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल है, और उस स्कूल में पढ़ाई ऐसी होती है वैसी होती है, बड़ा डिसिप्लिन है, बच्चे अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ज़बरदस्त। और मैंने देखा कि वहाँ के हमारे बहुत सारे दोस्त प्रॉपर आईएएस में, आईपीएस में गए भी। और जब मेरे मन में आता है कि कभी एक स्कूल बनाऊंगा, तो नेतरहाट मॉडल मेरे दिमाग में रहता है कि कुछ कुछ वैसा एक कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। मैं गया नहीं हूँ, अब जैसे मैं रांची आज आ गया हूँ, तो अब मैं आता रहूँगा, तो अगली बार आऊँगा तो नेतरहाट घूमूंगा, अगली बार कहीं और घूम लूँगा आसपास राज्य को। फिर तैयारी करते हुए बिरसा मुंडा से परिचय हुआ, और पता लगा रांची में ही एक जेल में, जिसका नाम अब बिरसा मुंडा कारागार है, वहां उनकी मृत्यु हुई। और कर गुजरने के लिए 25 साल की उम्र कम थोड़ा ना होती है। हम तो 25 में एग्जाम देने की शुरुआत करते हैं, वो भाई साहब 25 में अपना धर्म वर्म बना के शहीद होके अमर हो गए, और उनको मरे हुए 125 साल हो गए। और आज भी पूरा राज्य अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता है, तो वो वही व्यक्ति है, बिरसा मुंडा ही है। तो कमाल का व्यक्तित्व उनका रहा जो हमने पढ़ा। मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, तो हमने कुछ साहित्य में भी काफी जिक्र उनका पढ़ा। और आज मौका मिलेगा तो मैं वो कारागार देखना चाहूंगा भी। मुझे पता नहीं कि उसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, इसके बाद फ्री हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन इच्छा तो है। झारखंड में जो 2 और जगह देखने का मेरा मन करता है, एक देवघर बहुत प्रसिद्ध है। पिछले 4 दिनों में हमारे 2 साथी वहां शहीद हुए हैं, पहले उनकी शादी हुई है। और अंतिम जगह मुझे ध्यान आती है पारसनाथ, क्योंकि जैनिज्म में ठीक ठाक पढ़ता हूँ,
सोचता हूँ उसके बारे में, मुझे पता लगा कि 24 में से 20 तीर्थंकर उनका निर्वाण स्थल वही है, पार्श्वनाथ जी का भी वही है। कितनी गजब की बात है, एक धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 का निर्वाण एक ही जगह हुआ हो। अभी चर्चाओं में भी रहा, कुछ दिन पहले खूब डिबेट चल रही थी, टूरिस्ट स्पॉट बनाना है कि नहीं बनाना है, उस पर खूब बात चल रही थी, तो इंटरेस्टिंग है। बाकी नाम मैंने सुने, मेरा एक दोस्त चाईबासा से है, वो भी शायद यहाँ से आसपास ही मेरे ख्याल होगा, बहुत दूर नहीं होगा, है ना, 3 घंटे का रास्ता है। गुमला मैंने सुना हुआ है, वो कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे का है। मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था ISM धनबाद में पढ़ाई करने के लिए, हालांकि वो फिर किसी और जगह पढ़ने चले गए थे, माइनिंग, स्कूल ऑफ माइनिंग के लिए। तो IIT हो गया शायद वो ना धनबाद में। तो धनबाद भी यहाँ से पास ही है। आप में से कौन धनबाद से हैं? अच्छा, आप धनबाद से हैं। और गुमला से कौन कौन है आप में से? गुमला से भी। हजारीबाग से? हजारीबाग कितना दूर है यहाँ से? सब कुछ 2 घंटे दूर है यहाँ से, हर चीज में आप 2 घंटे बोल रहे हैं। अच्छा, और जमशेदपुर से कौन कौन है आप में से? आप जमशेदपुर से, वो कितना दूर है? 2 घंटे। कितनी सही जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से हर जगह 2 घंटे की दूरी पे है। बहुत बढ़िया। और गिरिडीह कितना दूर है यहाँ से? चलो कुछ तो दूर है, आगे। आप में से कोई है गिरिडीह से? देवघर कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, तो 5 घंटे करीब, गनीमत है। तो यहां से हर चीज या 2 घंटे या 5 घंटे, बीच में कुछ नहीं। चलिए, तो हमारा एक परिचय सामान्य हो गया। ये बहुत सारी चिट्ठियां कुछ लोगों ने भेजी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चिट्ठियां पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपसे पूछ लूंगा आपके मन में क्या क्या सवाल हैं, बोल के बात करेंगे, लिखित में क्या बात कर रहे हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये हमारा एक उसूल है। आज से करीब 26 साल और 1 महीना पहले दृष्टि की स्थापना हुई थी। तो हमने तब एक पॉलिसी बनाई थी कि जब भी हम कुछ नया शुरू करेंगे, पहले एक बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये था, दिल्ली में हमने एक नई परंपरा की शुरुआत की उस समय, जिसको बोलते थे हम ओरिएंटेशन सेशन या फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस, ऐसा बोलते थे। जैसे मैं उस समय हिंदी साहित्य पढ़ाया करता था, बाद में फिलोसफी पढ़ाने लगा। कोई बच्चा हमसे पढ़ना चाहे न पढ़ना चाहे, उसकी चॉइस की बात है। उसे मौका मिलना चाहिए भरपूर कि पहले देख ले, समझ ले, धोखा ना हो जाए। तो हमने एक नियम बनाया कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ आके 3 दिन, जरूरी तो 7 दिन तक क्लास करे, आसपास माहौल देख ले, टीचर्स को देख ले, पूरा भरोसा जम जाए तो ही हमारे संस्थान का हिस्सा बने। तो मैं ही पढ़ाई करता था उस समय। तो बच्चे आते थे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठे, सवाल पूछे, उसके बाद उनको ठीक लगा तो कंटिन्यू किया, नहीं ठीक लगा तो नहीं किया, उनकी मर्जी। 2019 में हम पहली बार दिल्ली से बाहर निकले। तब तक हम दिल्ली में एक कूप मंडूक समझते हैं क्या होता है? कुएं का मेंढक। तो दिल्ली में एक कुआं है जिसका नाम है मुखर्जी नगर। बड़ा कुआं है, तालाब समझ लीजिए, तलैया, तलैया समझ लीजिए। एक झुमरी तलैया है, एक मुखर्जी तलैया है। हाँ, तो हम उस तालाब में थे। तालाब के बड़े मेंढक थे, लेकिन मेंढक कितना ही बड़ा हो, रहेगा तो मेंढक ही। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, अब हमें दिल्ली से बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे तो बहुत मन नहीं था, पर जब उन्होंने कंसिस्ट किया तो मैंने ठीक है, आप तो कर लीजिए। तो फिर हम 2019 में प्रयागराज गए पहली बार। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, है ना, हम गए थे इलाहाबाद में, बाद में प्रयागराज हो गया, तब तो इलाहाबाद था। तो वहाँ बच्चों को बहुत तरह की दुविधाएं थी। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को भी कुछ कुछ वैसी दुविधाएं हैं। कल हमारी टीम ने बताया कि यहाँ जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, उनको 3-4 संदेह बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके बताने से पहले मैंने खुद ही बताया कि एक तो ये संदेह होता होगा, एक ये होता होगा, एक ये होता होगा। बोले हाँ सर, एकदम सही। क्या बच्चे आपसे ही मिले थे? मैं कहा नहीं, कोई नहीं मिला था। हम जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ बच्चों के आमतौर पर यही 3 सवाल होते हैं। तो यहाँ भी होते हैं, कोई ऐसा नया सवाल तो है नहीं, सीधी सी बात। तो मैंने ठीक है, कल मैं बच्चों से बात करूंगा, उनके मन के जो भी
सवाल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पर्पस वही है। देखिए, व्यवसाय की दुनिया का उसूल तो ये है कि जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना चाहिए। हम उसके एकदम विपरीत है, हम बहुत धीरे चलते हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कबीरदास का फैन हूँ बहुत बड़ा। मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक हो तो कबीरदास है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। और कबीरदास बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। माली 100 घड़े पानी से सिंचाई करता है जमीन में, पौधे में, लंबे समय तक करता है। ऋतु आए फल होए, उसके बाद जब सही ऋतु आती है उसके बाद जाके फल पकता है। जल्दबाजी से क्या फायदा है ना। हालांकि कविताओं के भरोसे जिंदगी जीना मुश्किल है, क्योंकि हर कविता के विरोध में एक कविता और भी है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये वाला माने कि वो वाला माने समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है कविताओं में। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को लेकर 2 बड़े शायरों ने की कविता लिखी। एक शकील बदायूनी नाम के शायर थे, उन्होंने क्या लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारे जहां को एक मुकम्मल दौलत दी। ऐसी कोई पंक्ति, में एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूं। मतलब कह रहे कि एक इतना सुंदर ताजमहल बनवा के सारे जहां को क्या मुकम्मल भेंट दुनिया को दी है, कमाल कर दिया। तो ये पढ़ा तो हम थैंकफुल हो गए शाहजहां के लिए कि भाई आपने सही बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। मुमताज जी की याद, किसी की याद में बनवाया हो, लेकिन बनवा दिया और हम आज तक देख पा रहे हैं। फिर गलती से हमने साहिर को पढ़ लिया, साहिर ने खाट खड़ी कर दी शाहजहां की। वो कह रहे हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये शायरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हर बात में इतना विरोधी पर्सपेक्टिव देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि अब किसको मानना है, किसको मानना है। धीरे धीरे रे मना करना है या काल करे सो आज कर करना है। तो पढ़ाई के मामले में काल करे सो आज कर, है ना। और जिंदगी के मामले में बहुत तनाव नहीं रहना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में आप कहीं सरने का सा, पढ़ाई आज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है ना। वो भूल के भी नहीं। वो तो मैंने अपने बारे में बताया कि हमारा स्वभाव कुछ कुछ ऐसा है। तो हमें जब किसी शहर में ऐसी बिल्डिंग मिलती है जो बहुत सुरक्षित हो, 2 रास्ते हों, हर तरह से मानकों पर खरी उतरती हो, तो ही हम तैयार होते हैं। हमारे सिक्योरिटी की पूरी टीम है, वो ऑडिट करती है, तब उसके बाद ये फैसला होता है। तो जब ये फैसला यहाँ हुआ, योजना तो ये थी कि पटना जाना था पहले हमें। कब से जाना है पटना, मतलब कोशिश कर रहे हैं, पर पूरे शहर में ऐसी बिल्डिंग नहीं मिल रही। उनसे बोलते कि 2 सीढ़ियों वाली बिल्डिंग, बोलते हैं पागल हैं क्या, 2 सीढ़ियाँ क्यों, उससे जाइए उससे वापस आ जाइए। उन्हें बताते भैया कभी रिस्क हो जाए, खतरा हो जाए, कभी एग्जिट तो चाहिए। जितनी सांस है ऊपर वाले ने गिन के दे रखी है, उससे ज्यादा सांस मिलनी नहीं है, कम कोई कर नहीं सकता है। तो 2 सीढ़ी हो, एक भी ना हो, इससे क्या होता है। खैर करते करते फाइनली एक बिल्डिंग मिल गई हमें वहां, और हम आज से ठीक 1 महीने बाद वहां भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये है कि पहले रांची तैयार हुआ तो हमें कहा रांची से शुरुआत करते हैं, फिर वहां जाएंगे। और इसके साथ ही लगभग हमारा जो हिंदी बेल्ट का क्षेत्र था पूरा हो जाएगा, जो हमारा मन में था कि इन क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। तो मेरा उसूल ये है कि जब भी कुछ शुरू होता है पहले मैं जाता हूँ, वहाँ के बच्चों से बात करता हूँ, फिर मैं हर साल 2, 3, 4 बार आके बच्चों से मिलता रहता हूँ। हर क्लास में जाके बच्चों से फीडबैक लेता रहता हूँ, कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करता हूँ। और मैं बहुत खुल के कहता हूँ कि अगर आप दृष्टि में आ रहे हैं तो अंतिम रूप से जिम्मेदारी मेरी है, और आप जो जो उम्मीदें करके आएंगे वो उम्मीदें सवा होके ही पूरी होंगी, पौना होके पूरी नहीं होंगी। ये विश्वास दिलाना और उस पर खरा उतरना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी भूमिका आजकल दृष्टि में क्या है, आजकल मैं बहुत पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि हजारों चीजें ऐसी होती हैं जो प्रबंधन के स्तर पर देखनी होती हैं, विशेष रूप से टीचर्स को लेकर। तो मेरा आजकल मुख्य काम ये हो गया है कि सारे शाखाओं में, ये हमारी एक तरह से आप 8वीं शाखा मान लीजिए,
सारी शाखाओं में, सारी कक्षाओं में न्याय होता रहे, अच्छे टीचर्स पढ़ाते रहें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर इवेल्युएशन, जो जो चीज़ें हमने कह रखा है कि हम करवाएंगे वो ठीक से होती रहे, पाठ्यक्रम कायदे से और 100% पूरा हो, ये सुनिश्चित होता रहे। किसी बच्चे को कोई शिकायत है तो उसका तुरंत, त्वरित और सही समाधान हो, ये सिस्टम काम करता रहे। और मैं खुद साल में कम से कम 2, हो सके तो 3 या 4 बार जाके बच्चों से पूछता रहूं। आजकल मेरी भूमिका ज़्यादा ये है। और कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं दिल्ली में 1-2 बैच लेता हूं, कभी एथिक्स का, कभी एसए का, और वो हमारे सारे सेंटर्स के बच्चों को ऑनलाइन मिल जाता है। ये हमारा सिस्टम काम करता है। तो इससे पहले कि मैं आपके डाउट्स पर आऊं, आपसे पूछूं, मैं पहले अपनी ओर से 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि कोई दुविधा आपको ना रहे। एक तो मैं आपसे एक बार भी ये नहीं कहने वाला कि आपको आईएएस बनना ही चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मेरी ये भूमिका नहीं है कि मैं आपको उकसाऊं आईएएस बनने के लिए। ये जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, तय आपको करना है कि आप क्या बने क्या ना बने। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, अवसर कम है, तो कंपटीशन ज्यादा है, सीधी सी बात है ना। कंपटीशन ना तो मेरी वजह से ज्यादा है ना मैं कम कर सकता हूं, कंपटीशन तो है ही। नौकरियां एआई आने के बाद क्या होगा भविष्य हमें नहीं पता। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां लग रहा है कि काफी कम होंगी, हम देख भी रहे हैं अपने आसपास। सरकार में भी आगे चल के, जैसे मैं, एआई मेरा प्रिय क्षेत्र है, मैं तो पढ़ने का शौकीन हूं, हर क्षेत्र ही मेरा प्रिय क्षेत्र है, मुझे पढ़ने का मन करता रहता है, कुछ भी हो नया। तो ये दिख रहा है कि भविष्य में कुछ अजीब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम सब अनुमान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊंगी। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, अग्निवीर उसको बोलते हैं। जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है भाई। बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, पर गारंटी ऐसी नहीं देंगे। तब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती हैं और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं। लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए, नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए, मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहां से हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर कुछ हमले उन्होंने वहां से किए, जो विशेष रूप से जम्मू में हुए। पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया ना हम लोगों ने किया, थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है, इसलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस टेक के अंदर ड्रोन पे बहुत काम हो रहा है। भारत अभी थोड़ा पीछे है, टर्की इस समय दुनिया में सबसे आगे निकल गया उस मामले में, लेकिन चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका काम करता ही है, और भी कुछ देश काम कर रहे हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। ऐसे रोबोट्स आजकल खूब बन रहे हैं। एक तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं, जिनके आगे बंदूकें होंगी, वैसे जाएंगे, सब हथियार उनके पास है।
उनकी आंखें कैमरा है, स्कैन कर लेते हैं, सामने वाले की वर्दी से पहचान लेते हैं कि हमारा सैनिक तो नहीं है, उनका सैनिक है, मारो। हमारा है तो कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वो भी तो रोबोट भेजेंगे, ऐसा थोड़ा ना, बना नहीं पाएंगे, लेकिन उधार ले लेंगे चीन से, हम बना लेंगे, इतना ही अंतर है। पर वो भी जुगाड़ू तो भाई, यहां से जुगाड़ के वहां से जुगाड़ के ले तो आता ही है, ढूंढ ढांड के कहीं से, वो भी ले आएंगे, हम अपना बना लेंगे। फिर इंसान जैसा रोबोट ही क्यों बनाना है? कुत्ते जैसे रोबोट बन रहे हैं आजकल, 4 पैर वाले, उनके ऊपर बंदूक लगी हुई है, ऐसे ऐसे ठाई ठाई करते हुए चल रहे हैं, एक बंदूक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, और लगातार चल रही है, और 4 पैर चलते हुए जा रहे हैं। मक्खी जैसे रोबोट्स बन गए हैं, मक्खी जैसे उड़ते हैं, वो ड्रोन रोबोट्स हैं छोटे छोटे, स्पाइंग का काम भी करते हैं, जासूसी करते हैं, पक्षियों के रोबोट्स हैं। अब आज से 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहां के रोबोट फिर क्या खबर आएगी, भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है ना, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं। और भारत के 21 रोबोट लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा होगा उसके बाद जब रोबोट से युद्ध होगा। फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा, कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हो गई, कहां जाना समझ ही नहीं आ रहा उनको। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती है, अब कहां जाके मारना है भाई? मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब, जीपीएस हैक कर लिया। ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर हैं। जैसे हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई वहीं की वहीं, खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, वो काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं। तो भविष्य बहुत अजीब सा है। ऐसे अजीब से भविष्य के समय में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप IAS बने या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, क्या बोलते हैं, JAS नहीं, JPSC तो आयोग का नाम हुआ ना। जैसे UPSC में बनते हैं IAS, यहां JAS बनते होंगे, क्या बोलते हैं, जास या जस? जैस सुनने में अच्छा लगता है ना, जैस। तो आप IAS बने या जैस बने। तो मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य या कम से कम 10-20 साल बाद का भविष्य बहुत ही विचित्र होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता क्या होगा। तो अभी से कुछ क्षमताएं ऐसी डेवलप कर लीजिए जहां भविष्य बहुत सुरक्षित हो सकता है। जैसे टीचिंग की दुनिया में भविष्य अभी भी सुरक्षित रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम 10-20 साल तक। हालांकि बहुत सुंदर किस्म के रोबोट्स 8-10 साल में टीचर्स को टक्कर देना शुरू कर देंगे, उनको हराना शुरू कर देंगे, ये बात सही है। इसके बाद भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन टीचर्स की जरूरत कुछ समय तक पड़ती ही रहेगी, कम से कम 20-20 साल तक तो मुझे लगता है कि रहेगी। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट में जो फंक्शन है वहां काम होगा ही होगा। हेल्थ के क्षेत्र में हालांकि ऐसे रोबोट्स जो दुनिया के हर डॉक्टर से बेहतर होंगे, जिनका ऑपरेशन करने की क्षमता इतनी प्रिसाइज होगी कोई भी डॉक्टर उनके आसपास पहुंच भी नहीं पाएगा, जिनके डेटाबेस में सारी मेडिकल साइंसेस, सारी ब्रांचेस की सारी नॉलेज अपडेटेड फॉर्म में एक साथ होगी, मुश्किल से 5-10 साल में हमारे सामने होंगे। लेकिन तब भी ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर्स को खत्म नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स का काम बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है ना भाई, हर गांव में 5 डॉक्टर चाहिए, कहां से लेके आएंगे? तो कुछ रोबोट्स, कुछ ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स से क्या कर देंगे, आपको 2-2 साल के लिए जाना है, 1 साल गांव में काम करना है, तो वहां आप और 5 रोबोट्स काम करेंगे। हर गांव में 1 ह्यूमन डॉक्टर, 5 रोबोट डॉक्टर्स काम करेंगे, और ऐसे हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा।
ऐसी हर गांव के प्राइमरी स्कूल में एक मैडम या सर पढ़ाएंगे और 5-6 ह्यूमनॉइड रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। एकदम देसी भाषा बोलेंगे वो, झारखंड में झारखंडी तरीके से बात करेंगे एकदम। रोबोट बोलेगा जोहार, आप भी बोलेंगे जोहार, ऐसे चलेगा। इतनी इतनी एक कस्टम भाषा होगी, बोली होगी कि आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये मनुष्य है या गैर मनुष्य है। ये स्थिति 5, 10, 15 साल में बहुत आराम से आने की संभावना है। आपकी पीढ़ी दुनिया के इतिहास की वो पहली पीढ़ी है जिसके सामने कंपटीशन रोबोट से होने वाला है। हम सबका भी कंपटीशन था, पर मनुष्यों से था कि मैं हरियाणा का होमोसेपियंस था, सामने आ गया बिहार का होमोसेपियंस, या नेतरहाट से पढ़ा हुआ होमोसेपियंस आ गया। कंपटीशन चल रहा है, पर आपका अलग रहने वाला है। आपका कंपटीशन किससे होने वाला है? रोबोट से, मशीनों से। और ये पूरी सभ्यता 3 लाख साल का होमो स्पीशीज का इतिहास है। उन 3 लाख साल में होमोसेपियंस के इतिहास में आप पहली पीढ़ी हैं जिनको कंपटीशन इस लेवल पर झेलना है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शंस रख के चलिए, मेहनत करते रहिए। मेरा अपना अनुमान है कि सिविल सेवाएं अभी तो बनी रहेंगी 15, 20, 25 साल तक। मुझे बहुत खतरा नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की परीक्षा तो जब भगवान चाहता तब होती है। पिछले 10 साल में 3 ही बार हुई है, तो देखिए वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि IAS IPS वाली परीक्षा हर साल होती है, कम से कम गनीमत है। और एक बार ठीक तैयारी करने के बाद जितने भी राज्य हैं, आप उन सब राज्यों में अपनी किस्मत आजमाएं। 3 राज्यों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक आपका झारखंड ही है। JPSC का पाठ्यक्रम बनाने वाला बड़ा जिज्ञासु आदमी रहा होगा, उसका मन हुआ कि हर चीज पढ़वा दो इन बच्चों को। मतलब अजीब हालत है। मैं पाठ्यक्रम देखता हूँ घबरा जाता हूँ। ऐसा ही खतरनाक पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ का। आप सोचेंगे तीसरा उत्तराखंड ही होगा, नहीं। ये 2 नवजात राज्य हैं। अब तो नवजात के, अब तो गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, 25 साल के हो गए हैं। अब तो ब्रह्मचर्य पूरा हुआ, गृहस्थ आश्रम का समय आ गया इन राज्यों का, है ना। वो तीसरा राज्य राजस्थान है। पता नहीं सिलेबस बनाने वालों ने क्या उस दिन मतलब भांग वांग ली थी, क्या लिया था, महुआ ताड़ी कुछ तो उसने सेवन किया, और सेवन करके जो जो दिखा दुनिया में होता सब लिख दिया सिलेबस में। ये भी पढ़ लो। इनमें भी सबसे खतरनाक छत्तीसगढ़ है। नाम में ही 36 है। इतने सारे टॉपिक्स लगा दिए उन्होंने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। वो फिलोसफी भी पढ़ा रहे हर बच्चे को, सोशियोलॉजी हर बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, साइंस इतनी पढ़ रहा है कि न्यूटन बनते बनते रह जाते हैं बच्चे वहां पर। इतनी साइंस पढ़ाते हैं सिविल सेवाओं के लिए, PCS के लिए। पर यह है कि जब आप एक राज्य की तैयारी ठीक से कर लेते हैं और सिविल सेवाओं की तैयारी ठीक से कर लेते हैं, UPSC की मान लीजिए, तो लगभग 2-3 महीने की एक्स्ट्रा मेहनत से आप किसी भी राज्य की परीक्षा देने के लिए लायक हो जाते हैं, तैयारी कर पाते हैं। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16 है, वो हमें सुरक्षा देता है कि किसी भी राज्य की सरकारी नौकरी उस राज्य के व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 16 में एक हिस्सा ये कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए, जैसे उत्तर प्रदेश PCS है, परीक्षा निकलेगी तो वो ये नहीं कह सकते केवल उत्तर प्रदेश के लोग इसके लिए एलिजिबल है। नहीं, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा या किसी परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है। हाँ, हर राज्य कोशिश करता है कि हमारे लोग आ जाएं, क्योंकि उनको इलेक्शन भी लड़ना है। लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन में, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है लोगों को, सवाल तो पूछेंगे ना भाई। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ कुछ रास्ते निकालते हैं। जैसे अपने यहाँ की भाषा संस्कृति का एक पेपर सेट कर देते हैं। तो बिहार में क्या होगा, जैसे बिहार की भाषा हिंदी है तो हिंदी का एक पेपर होगा और उस पेपर के नंबर ऐड होंगे, महत्वपूर्ण पेपर है। तो अगर बिहार में हिंदी है या झारखंड में, तो हिंदी साहित्य भी लगा दिया साथ में। तो इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु वाले तो मत ही आना, केरल बाहर, और कौन कौन बाहर, असम बाहर, अरुणाचल प्रदेश बाहर, है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी एक तरह से, गुजरात भी एक तरह से, ये तरीका है। और बात मतलब ठीक भी है कि आप उस राज्य में जाएंगे, वहां की भाषा आपको आती ही नहीं है। अगर आप IAS या IPS बनते हैं, आपको पता होगा कि जिस राज्य का कार्डर मिलता है वहां की भाषा सीखनी पड़ती है आपको।
कभी कभी आप देखेंगे झारखंड काडर में, मैं झारखंड काडर के अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्तों को जानता हूँ जो झारखंड के नहीं है, कुछ तो साउथ इंडिया से हैं, और यहाँ की ऐसी भाषा यहाँ की बोलते हैं क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग होती है। एक मेरा दोस्त जो हिंदी माध्यम से था, अंग्रेजी उसको नहीं आती थी एकदम, काडर मिल गया तमिलनाडु आईपीएस में। तो उस दिन उसका चेहरे का भाव ये था कि मतलब जन्नत है कि जहन्नुम में समझ नहीं आ रहा, कि देश की सबसे शानदार सर्विसेज में से एक मिली है, मुझे आती हिंदी बोलनी। कोई ऐसा राज्य मिल जाता, अभी होम स्टेट ना मिलता, बिहार मिल जाता, झारखंड मिल जाता, राजस्थान था, हिमाचल था, उत्तराखंड था, दिल्ली था, कुछ तो मिलता, यूपी मिल जाता, मध्य प्रदेश मिलता, कुछ तो मिलता जहां हिंदी चल जाती। और कुछ नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में हिंदी चल जाती है, कम से कम काम चल जाता है। आंध्र प्रदेश में भी काम चल जाता है, केरल में भी काम चलता थोड़ा बहुत, क्योंकि केरल में हर बच्चा 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ता है, थोड़ी बहुत पढ़ता है हिंदी। दक्षिण भारत में एक ही राज्य है जहां हिंदी का ठीक ठाक विरोध होता है, वही काडर मिल गया। भाई को अंग्रेजी भी इतनी ही आती थी उस समय कि बस किसी तरह से क्वालिफाई कर लिया था यूपीएससी में। आपको पता नहीं क्वालिफाइंग लैंग्वेज होती है, किसी तरह से क्वालिफाई हुआ था। हिंदी उसकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। मिला तमिलनाडु। एक दो दिन तो सपना ये भी है कि रिजाइन कर देता हूँ, ये वो। रिजाइन ऐसा थोड़ा ना होता है, मजाक थोड़ा ना है। फिर तमिलनाडु चला गया। 3-4 साल बाद मैं तमिलनाडु गया हुआ था, उससे मिलने गया। वो एक जिले का एसपी बन चुका था उस समय, और मैं उसके ऑफिस में बैठ के, कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि पहले वो निपट ले फिर आगे बात करें। वो गांव के कुछ लोग आए थे, तमिल में बात कर रहे थे, वो तमिल बोल रहे हैं, ये उसके ऊपर ऐसी तमिल में जवाब दे रहे कि वो हिल जाते थे बार बार। मतलब तमिल लोगों से बेहतर तमिल बोल रहा था, तमिल साहित्य भी पढ़ लिया इस बीच में, और अंग्रेजी भी ठीक कर ली। तो जब आईएएस आईपीएस को भाषा सीखनी पड़ती है तो राज्य के जो अधिकारी हैं उनको भाषा तो आनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप तमिलनाडु पीसीएस देना चाहें तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी, इससे अच्छा नहीं दो, इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, मन में ये भाव आता है। पर हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स हैं उनमें तो दिक्कत है नहीं। सबके एग्जाम में कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, वो आपको आती ही है, आप दे सकते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, जैसे उत्तर प्रदेश की परीक्षा काफी ट्रांसपेरेंट है, बाकी राज्यों में भी 10-20% बच्चे बाहर के होते ही। तो यदि अगर आपने अपने राज्य की तैयारी ठीक से कर ली है या यूपीएससी की तैयारी ठीक से कर ली है और आप थोड़ा सा मेहनत कर लें उस राज्य के लिए, तो स्कोप बन जाता है। और राज्यों में ये है कि उम्र की सीमा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कभी कभी अगर आईएएस ना हो तो लोग पीसीएस में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप आईएएस ही बने या जैस ही बने या जैप ही बने। जैप क्या होगा? अरे जेपीएस होगा, हाँ, तो झारखंड पुलिस सर्विस में ही है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा ये बार बार कहना है कि ये एक अच्छा, सुरक्षित और एआई के ज़माने में भी कम से कम 10-20 साल तक अभी सुरक्षित करियर है। इस परीक्षा की तैयारी करने का एक विशेष लाभ जो मैंने महसूस किया अपने जीवन में, जो शायद आपको भी होगा, क्या होता है कि हम एक बहुत ही, जब परिपक्व नागरिक होते हैं तो उसकी बात अलग होती है। अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो, भारत की भी, विश्व की भी और झारखंड की भी, भूगोल पे ठीक पकड़ आपकी हो, आपको समझ में आता हो कि झारखंड का टेम्परेचर क्यों बाकी राज्यों से कम हो गया है अचानक, आपको कारण समझ में आता हो, केवल खबर नहीं कि हो गया है, क्यों हो गया है। आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, झारखंड का भूगोल समझ में आता हो, संस्कृति, भाषा, विज्ञान तकनीक में क्या क्या नए प्रयोग दुनिया में चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं, राजस्थान की या झारखंड की सरकार कहाँ यूज कर रही है उनको, संविधान हमारा क्या है, आपके राज्य के विशेष अधिनियम कौन कौन से हैं, दुनिया के स्तर पर कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, दुनिया में किस देश के संबंध किस देश के साथ क्या है, भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है, दुनिया के सभी धर्मों के बीच में जो विवाद चलता है वो क्यों चलता है, कैसे चलता है। एक तरीका तो ये है कि हम इन सब में क्यों पढ़ें। दो तरह के लोग हैं, कुछ बोलते हैं अरे यार, पंजाबी में एक वाक्य है, मैनू की, क्या मतलब होता है इसका? मुझे क्या, मैनू की मतलब मुझे क्या मतलब है, भाड़ में जाए। इजराइल अगर लड़ रहा है हमास के साथ तो मैनू की,
लड़ने दो। एक बहुत प्रसिद्ध जोक है, दो दोस्त थे, एक का नाम था संता, एक का नाम था बंता सिंह। तो संता ने बंता से कहा, भैया घर में आग लग गई है। बोला मैंने की। बोला तेरे घर में आग लगी है। बोला तेनू की। अरे लग गई तो ना, क्या तू क्यों टेंशन दे रहा है भाई, मेरे घर में लगी है ना, तेरे में लगी तो मुझे क्या, मेरे में लगी तुझे क्या, क्या मतलब है। तो कुछ लोग इस मूड में रहते हैं, मैनू की तेनू की, बहुत बहुत सानू की। व्हाट इज सानू की? हमें क्या मतलब है। इजराइल ने हमास के इतने लोग मार दिए, सानू की। हमास ने पलट के इतने मार दिए, हमें क्या मतलब है। और चाचा चौधरी अभी इन दोनों का समझौता करवा रहे हैं, हमें क्या मतलब है यार। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी जीत गई है, चाचा चौधरी की पार्टी हार गई है, हमें क्या मतलब है, भाड़ में जाए सानू की। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि दुनिया की हर चीज आपको प्रभावित करती है, आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस के लेवल पे जीना। और इस पाठ्यक्रम की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको एक साधारण नागरिक से बहुत कायदे का नागरिक बनाता है। आपको उन सभी चीजों की इतनी इतनी जानकारी हो जाती है कि आप किसी भी विषय पर गंभीर बात कर सकते हैं और आपकी बात लोग सुनना चाहें उसके बाद। तो एक सामान्य बात थी सिविल सेवाओं के बारे में, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप सवाल पूछे, जो 3 मुझे हमारी टीम ने बताई कि बच्चों को दुविधाएं हैं, मैं उनको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर दूं आपका। वो कह रहे हैं कि सर हमें एक दुविधा तो ये है कि यहाँ कुछ और इंस्टीट्यूट दिल्ली से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों का विश्वास भंजन कर दिया है। भंजन क्या होता है? तोड़ दिया है ना। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया है, दिल तोड़ दिया है। तो ये जब उन्होंने कहा सर बच्चों की 3 प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा पहली तो यही होगी, तो बोले हाँ यही पहली प्रॉब्लम है। कैसे पता आपको? तो जब मैं इलाहाबाद गया था पहली बार दिल्ली के बाहर, तो वहां के बच्चों ने मुझसे एक ही बात कही कि सर यहाँ ना दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स आते हैं, हल्ला मचाते हैं, हम भरोसा करके आ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि आप यहाँ टिकेंगे? मैंने कहा कैसे भरोसा दिलाऊं, मतलब अगर मैं लिख के दूं कि मैं टिकूंगा और बाद में भाग ही गया, तो आप उसका भी क्या कर लेंगे लिखे हुए का? ये तो इसको कोई कैसे भरोसा दिला सकता है इस चीज का? तो मैंने कहा इसका जवाब तो समय ही देगा, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं। तुम 2019 में गए थे, हम 2025 में भी टिके हुए हैं वहां पर। फिर हम 2021 में जयपुर गए, वहां भी टिके हुए हैं। 23 में इंदौर गए, लखनऊ गए, वहां भी टिके हुए हैं। और हम तो धीरे धीरे मना वाले आदमी हैं, टिक के खेलने में विश्वास रखते हैं, हमें जल्दबाजी है ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो इस बात को एकदम मन से निकाल दें कि हम आए हैं जाने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हम तो दशरथ माझी वाली परंपरा के लोग हैं कि अपना काम बखूबी करेंगे और बीच में हार मानने वालों में नहीं, है ना। हानि लाभ अपनी जगह है, हो सकता है कि चीजें उतनी अच्छी ना हो, कुछ नुकसान हो, वो सब छोटी मोटी बातें हैं। तो यदि आपको भरोसा जमता हो मेरी बात पर, तो भरोसा कर लीजिए कि हम लोग टिक के खेलने वाले हैं, जाने की हमें ऐसी कोई योजना है नहीं दूर दूर तक। मैं खुद हर साल 2-3 बार आऊंगा ही आऊंगा, तो आप सबसे मिलूंगा भी। दूसरी बात मुझे एक बच्चे ने ये कही, मतलब उनको 1-2 बच्चों ने ये कही कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि ये दृष्टि की फ्रेंचाइजी है। क्या है फ्रेंचाइजी? आप सोचेंगे ये क्या होता है। एक शब्द है FRANCHISE, इसे कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज, कुछ बोलते हैं फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट की आप सुने कि इनकी 200 शाखाएं हैं, 150 शाखाएं हैं, तो मैनेज करना आसान थोड़ा ना होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक तरीका तो ये होता है कोई संस्थान खुद अपनी एक शाखा शुरू करे, अपनी ही टीम वहां भेजे, मैनेजमेंट की अपनी अध्यापक वहां भेजे, खुद रन करे, उसका जो भी दिक्कतें हैं खुद झेले अपने ऊपर। एक दूसरा मॉडल ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं रांची में शुरू करना है
और रांची में ही कोई उद्यमी है जो हमारे पास आए, बोले कि सर एक काम करो ना, आप सिर्फ अपना नाम दे दो, शुरू हम करते हैं, नाम आपका रहेगा, आप बीच में साल में एक बार चेहरा दिखा देना, बाकी हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टीचर हमारे, नोट्स आप दे देना प्रिंटेड, ताकि लगता रहे कि आपका ही है। टीचर हमारे, मैनेजमेंट हमारा, सब हम करेंगे, आपको हम फीस देते रहेंगे आपकी ब्रांड के बदले। इस मॉडल को बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। और यहाँ कुछ बच्चों के मन में पता नहीं ये बात क्यों आई है, शायद किसी ने उनको बहका दिया होगा, कह दिया होगा। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि दृष्टि की ना तो एक भी फ्रेंचाइजी है, ना होगी, हमारा उसमें विश्वास है ही नहीं। हम तो बहुत धीमे चलते हैं, लेकिन इस भरोसे के साथ चलते हैं कि हम 1-2 साल में एक शाखा शुरू करें, लेकिन जो भी करें ठीक से करें। तो यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दृष्टि की अलग अलग शाखाओं से आए हैं। जो यहाँ के सेंटर हेड हैं वो मुखर्जी नगर नाम के बड़े तालाब से आए हैं, वहीं से तलैया, मुखर्जी तलैया। वही हमारा एक सेटअप है, बड़ा सेटअप है, उसके मुखिया रहे। क्योंकि वो हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो जैसे झारखंड में ब्रांच शुरू हो रही है, तो हमारे दृष्टि में करीब 2000 लोग काम करते हैं, तो उनमें से जो झारखंड के हैं या आसपास के हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है कि वो अप्लाई करें, उनका इंटरव्यू होगा, अगर वो ठीक होंगे तो उनको भेज देंगे। तो हमारे ही परिवार के जो लोग यहाँ के हैं, आसपास के हैं और अच्छे हैं, उनको हमने यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दृष्टि से आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से एक लखनऊ में हेड थे, उनका घर रांची में है, तो वो आ गए, कोई दिल्ली से आ गए, लेकिन दृष्टि के परिवार से सब लोग आते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कहे भी तो इस सब बात में नहीं आना है, मैं इस बात का आपको, और जो मैं बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब प्रमाण रहेगा। कल को झूठ निकले, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे खिलाफ। अब तो मैं जाता ही रहता हूँ कोर्ट बार बार, तो हमने एक लीगल टीम ही रख ली है, अब तो कुछ ना कुछ जीवन में लगाया रहता है, तो एक बार और चलेंगे, ऐसा क्या है। तीसरी बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें खुफिया सूचना मिली है कि यहाँ जो टीचर पढ़ाएंगे वो यहीं की गलियों से लिए जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेंड क्या है कि अगर किसी का प्रीलिम्स हो गया तो उसको टीचर बना देते हैं। किसका प्रीलिम्स हो गया है, चलो टीचर बनो, और तुम्हें 200 रुपया देंगे 1 घंटे का, चलो पढ़ाओ। तो मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, अभी तक हम करते क्या थे कि हर सेंटर पे जब शुरू करते थे टीचिंग, तो नई वैकेंसी निकाल के दिल्ली में ही सेंट्रलाइज सिलेक्शंस करते थे। वो लोग जो कम से कम 8, 10, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनकी डेमो क्लासेस मैंने खुद देखी है, हमारी एक टीम है, टीचर सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। दृष्टि में टीचर बनना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्ट होना, उससे कम तो नहीं है। जैसे कई लोगों का सपना है आईएएस बनने का, इस फील्ड में जो टीचिंग की दुनिया में है उनका सपना है दृष्टि में होना। मतलब बड़ा बोल मैं बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा ही है। इस फील्ड में किसी टीचर के लिए सपना है कि वो दृष्टि का हिस्सा बन जाए और यहां आराम से काम करे, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनको केवल एक काम करना होता है, टीचिंग, और कुछ नहीं करना है। पढ़ो, पढ़ाओ, बस। ना आपको ये चिंता करनी कि अगले महीने मेरे घर में मेरा परिवार कैसे चलेगा, या कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, वो सब चिंताएं दृष्टि करती है। हर चीज की चिंता हम करते हैं। उन्हें केवल एक चिंता करनी होती है कि एक भी बच्चा असंतुष्ट ना हो, जितनी उसकी जरूरतें हैं वो ठीक से पूरी हो जाए। पीछे एक प्रयोग में हमने देखा कि थोड़ा सा हमारा प्रयोग 1-2 मामलों में कमजोर साबित हुआ। क्या हुआ, एक सेंटर पे जब हमने शुरुआत की तो उस सेंटर पे हमने वैकेंसीज निकाली, 1-2 टीचर, डेमो क्लास अच्छी, सब ठीक था, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया, पढ़ाया भी अच्छा, लेकिन बिहेवियर को लेके बच्चों को दिक्कत थी, गुस्सा ज्यादा करते थे, ऐसा कुछ था। तो हमने इस बार अपनी पॉलिसी थोड़ी और बदल ली है, रांची और पटना के लिए। क्या पॉलिसी रखी है, जो टीचर्स यहां पढ़ाएंगे उनमें से 90% टीचर्स सिर्फ यहां के लिए नियुक्त नहीं होंगे। हमारे सारे सेंटर से जो शानदार टीचर्स हैं, हमने उनसे बात की, सबको प्रपोजल दिया हमने कि आप में से कौन कौन टीचर्स ऐसे हैं जो अपने सेंटर के साथ साथ कहीं बाहर जाके भी पढ़ाना चाहते हैं। कई लोगों ने अप्लाई किया, उनमें जो सबसे अच्छे 5-6 टीचर्स हैं
जिनके पास इतनी क्लासेस रहने वाली हैं कि वो यहाँ रात दिन पढ़ा सकते हैं, उनको तो हमने कहा कि आप बोरिया बिस्तर बांधो, परिवार को साथ में लो और पहुंच जाओ रांची या पटना, जहाँ भी उनको हमने लोकेशन दी। और बाकियों को हमने ये कहा कि अब अपने सेंटर पर रहते हुए हम आपको साल में 3 से 4 महीने फ्री करेंगे, आपको वहाँ जाने हैं, अपने बैच पूरी फुर्सत से पढ़ाने हैं। कहने का मतलब ये है कि रांची सेंटर पर जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो सारे के सारे दृष्टि के सधे हुए अध्यापक होंगे। हमारे पास करीब 150 अध्यापक की टीम है इस समय, 150 टीचर दृष्टि में पढ़ाते हैं। और दृष्टि में एंट्री बहुत मुश्किल है। एंट्री के बाद अगर 6 महीने ठीक से निकल गए तो स्टेबिलिटी लंबी मिल जाती है। पहले 6 महीने में टीचर को साबित करना होता है बच्चों की निगाह में खुद को। हमने डेमो ले लिया, हमने सब देख लिया, हमारी कमेटी को अच्छा लगा, ठीक है, पर कोई प्लेयर असली खेल तो मैदान में खेलेगा ना भाई। ट्रेनिंग सेंटर में अच्छा खेलने से क्या होता है? सिलेक्शन हो गया टीम में, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप बड़ी अच्छा ड्राइव करते हैं, आप कट्स बड़े अच्छे मारते हैं, आपकी बॉल में स्पिन अच्छा है, पर मैदान में जाके होता ही नहीं स्पिन आपसे, क्या फायदा उसका? तो 20 में से एक मामले में ऐसा होता है कि जो टीचर डेमो क्लास में शानदार था, क्लासरूम में जाके फेल हो गया। 20 में से एक के आसपास होता है। तो उनको फिर हम माफी मांग के मना करते हैं। यहां जो लोग आने वाले हैं वो सारे वो हैं जो दृष्टि में कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 साल से पढ़ा रहे हैं और सैकड़ों बैच पढ़ा चुके हैं। अपने अपने विषय के मार्तंड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं। तो हमारी वर्क कल्चर में ऐसा नहीं होता कि किसी का प्रीलिम्स हुआ कि चल बेटा चल चल मास्टर बन जा, ऐसा नहीं होता। हमारे पापड़ बेलने पड़ते हैं बढ़िया से। यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, आप रिजाइन करके आना चाह रहे हो तो भी आसान नहीं होता। आपको पता नहीं, इस बात का आइडिया है नहीं। आजकल ये ट्रेंड है, कई लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद नौकरी छोड़ के आना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। मैं खुद भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ, लेकिन मैं तो पुरानी बात है, आजकल का जो ट्रेंड है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपने यूपीएससी निकाला था, ये गारंटी नहीं है कि आप टीचर भी अच्छे होंगे। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपको यूपीएससी के एग्जाम की समझ है, आप अपने विषय के विद्वान हैं, कहाँ तय हुआ? आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, कहाँ तय हुआ? हमें तो वो भी देखना है ना, क्योंकि बच्चे 1 घंटा इस चमत्कार में बैठ जाएंगे कि अच्छा ये आईएएस थे, अच्छा। 1 घंटे बाद बच्चे उबासी लेने लगते हैं और निकल के भागने लगते हैं। 1 घंटे का चमत्कार होता है, उसके ऊपर का नहीं होता है। तो हम उन बातों में नहीं आते हैं, हम तो उनको लाएंगे जो आपके सामने परफॉर्म कर सके, 40 क्लास, 50 क्लास, 60 क्लास पे ठीक से पढ़ा सके। मैं ये भी जानता हूं कि रांची में सामान्य परंपरा ये है कि हिंदी और इंग्लिश का बैच एक ही होता है, बाइलिंगुअल बैच उसको बोलते हैं। टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, बीच में 4 शब्द अंग्रेजी के गिरा देते हैं तो इंग्लिश मीडियम हो गया। तो ऐसे ऐसे काम चलता है। दृष्टि में ऐसे काम नहीं चलता। दृष्टि में हिंदी मीडियम के बैच अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे, सारे बैच अलग होंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बैच में प्योर इंग्लिश नहीं होगी क्योंकि वो बच्चों की डिमांड नहीं होती है। वो होगा बाइलिंगुअल ही, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाएंगे, इंग्लिश में लिखवाएंगे। और हिंदी मीडियम के बैच में हिंदी में होगा, उसमें भी कुछ शब्द अंग्रेजी के बोलने पड़ते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, और उसमें हिंदी में लिखवाया जाता है। ये हमारे यहाँ जो मोडस ऑपरेंडाई है, काम करने का तरीका है, वो ये तरीका है। ठीक, तो ये कुछ मोटी मोटी बुनियादी बातें थी जो मुझे अपनी ओर से आपसे कहनी थी, ताकि आपके मन में कोई अविश्वास, कोई संदेह ना हो। अब जल्दी से एक काम बताएं कि आप में से जिन जिन के मन में कोई सवाल है, एक बार थोड़ा सा पूछ लीजिए सवाल क्या है। जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम तुषार है, तुषार सराफ जी। मैं सीए हूँ। 3 तारीख को रिजल्ट आया। आप सीए बन गए? पूरे सीए बन गए? मतलब पहले आपने फाउंडेशन दिया, फिर इंटर दिया, फिर फाइनल दिया। एक बार ताली बजाओ भाई सब लोग, काम कर दिया। तो सीए बनते ही, वैसे तो एआई से सीए पर भी खतरा है भविष्य में, हर चीज पे खतरा है ना, लेकिन सीए बनते ही आपकी जिंदगी कम से कम सुरक्षित हो गई, ये बात सही है। तो क्या आगे आपकी प्लानिंग है? बोलिए सर। मैं जो सीए बना हूँ उसमें सर जितना योगदान मेरे माता पिता का है सर, मैं उतना योगदान आपको देना चाहता हूँ। मेरा सीए में योगदान? मैं तो बीए हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मैं पिछले 4-5 साल से आपको सुन रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आईएएस की दुनिया में आया हूँ, तो सर उसका कारण केवल आप है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि सीए बनने में जितनी भूमिका मेरे माता पिता की है उतनी आपकी भी है सर, क्योंकि आज आप केवल आईएएस या ये दुनिया के टीचर नहीं है सर, आप पूरे देश के हर एक एस्पिरेंट के लिए टीचर, जो मेरा मानना है सर।
अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं आप सिर्फ इस दुनिया के नहीं, आप उस दुनिया के भी टीचर हैं। कोई सवाल आप में से किसी का? जी, आप भी सीए बन गए? शिवम नाम है, मैं देवघर से हूँ। अच्छा, देवघर वाले हो। सबसे पहले सर आपका और आपकी पूरी टीम का बाबा बैद्यनाथ और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर आपका जोहार और अभिनंदन। हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों मिडिल क्लास वाले के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ सर। हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे और आपका साक्षात दर्शन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। सवाल है आपसे, जैसे मैंने कहीं भी यूट्यूब में आपका सुना हुआ था, जो आपने कहा था जो 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे का सोना, 8 घंटे का जो भी आप करना, तो इस जर्नी में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है इस जो जर्नी की शुरुआत में, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है सर, ये इसके लिए आप मार्गदर्शन दें और ये मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप दिशा दिखाएं। ठीक ठीक। तो दो बातें इन्होंने कहा कि सर हमें जाना पड़ता बाहर, आप यहाँ आ गए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूँ आपको, बैठिए। हम जब दिल्ली के बाहर निकलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जिन बच्चों की वित्तीय स्थिति अच्छी है वो तो दिल्ली शायद चले जाएंगे। तो हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि दिल्ली के बाहर के सेंटर्स पर वित्तीय स्थिति भी ऐसी हो कि बच्चों को बहुत दबाव ना हो। तो हमने जानबूझ के रांची में जो फी रखी है वो किसी बिजनेस सेंटर की तुलना में कम रखी है, जेपीएससी की विशेष रूप से, आईएएस की भी। इसके बाद आज जब मैं आया तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी वित्तीय स्थिति को लेकर क्या कोई दिक्कत है, तो मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ बच्चों को दबाव रहता है। तो हमने एक और पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया, शायद हम 2-4 दिन में अनाउंस करने वाले हैं। वो ये है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों की हिम्मत पड़ती है कि हम झारखंड का एग्जाम देंगे, आईएएस का नहीं देंगे, तो झारखंड की हमने तैयारी कर ली। और बाद में जैसे मैं भी जयपुर में जो 4 दिन पहले था, 4 साल नहीं, 4 दिन पहले, तो वहां एक इंटरेस्टिंग घटना ये हुई, 2 क्लासेस में अलग अलग घटनाएं घटी। एक क्लास में एक बच्ची उठी, जैसे आपने कहा ना, तो उसने भी उसी भाव से एक बात बताई। उसने कहा कि सर मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि मैं, मेरे पति और मेरी भाभी, हम तीनों एक साथ आरएएस बन गए हैं। और वो आईएएस के बैच में बैठी हुई थी। बोले कि आरएएस बनने के बाद अब हमारा मन है कि आईएएस की तैयारी करें। तो अब हम आईएएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं, वहां ज्वाइनिंग जब होगी उसके पहले तैयारी पूरी कर लेंगे। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं कि पहले शुरू में हिम्मत पड़ती है कि पहले भाई अपने स्टेट का ही देखें, बाद में मन करता है कि आईएएस भी सोच लेते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कम से कम 3 मुझे अभी भी ध्यान आ रहे हैं, जिन्होंने आईएएस और अपने स्टेट का पीसीएस एक साथ दिया एक ही साल में। प्रीलिम्स हो गए दोनों में, दोनों मेंस दिए, दोनों इंटरव्यू दिए। रिजल्ट आने में 10 दिन का गैप था। मैं जिन 3 केस की बात करूं, बहुत खास केसेस हैं। इन तीनों का आईएएस में जो रैंक आया वो आया 5 से 15 के बीच में। आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक है, टॉप रैंक है आईएएस में प्रॉपर। तीनों लोग आईएएस टॉपर हैं, मतलब उनमें से एक ने आईपीएस चुना बाई चॉइस, बाकी 2 आईएएस हैं। उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद उनका अपने स्टेट के पीसीएस का रिजल्ट आया। उन 3 में से एक का पीसीएस में हुआ ही नहीं और 2 का हुआ, और रैंक क्या आया, 200 से 250 के बीच में। आईएएस में 8वां 10वां रैंक, पीसीएस में 250 रैंक, और एक का आईएएस में 15वां मान लीजिए और पीसीएस में हुआ ही नहीं। तो ये सोचना कि पीसीएस बहुत आसान है, आईएएस बहुत मुश्किल है, कहने की बातें हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी आईएएस की तैयारी से मैच करती है। जैसे अगर आप लोग ज़्यादा कंसेप्चुअल सोचते हैं, ज़्यादा एनालिटिकल हैं, विश्लेषण अच्छा है, गहराई अच्छी है, रटने वाला काम कम करते हैं, सोचने वाला ज़्यादा करते हैं, तो आप आईएएस वाली साइड के लिए बेहतर हैं। अगर आप उतना सोचने में यकीन नहीं रखते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं, गहराई में मुश्किल लगता है आपको लगता है कि मैं याद कर लूँ, मुझसे तो ये पूछो कि कितनी जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का देहांत हुआ था, वो मुझे रटा हुआ है। तो मैं तोता हूं और मुझे हर चीज याद है। आप पूछो किस देश की राजधानी बतानी है, किस देश की मुद्रा बतानी है, सब रटा हुआ है मुझे। तो जिनको याद करने में ज्यादा रुचि है, तथ्यों में ज्यादा रुचि है, विचार विश्लेषण, चिंतन मनन, गहराई में कम रुचि है, उनके लिए पीसीएस ज्यादा सूट करता है।
तो आप में से कुछ लोगों के लिए आईएएस ज्यादा आसान होगा, कुछ के लिए पीसीएस ज्यादा आसान होगा, है ना। पर तैयारी की शुरुआत करते हुए कई बार कॉन्फिडेंस का खेल भी होता है, कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि हम पहले पीसीएस ही कर लेते हैं। तो हमने आज ही ये तय किया इसी ब्रांच के लिए सबसे पहली बार, उसके बाद हम हर जगह अप्लाई कर देंगे, कि अगर आपने जेपीएससी की तैयारी की, उसकी फीस भी की, 1-1.5 साल अपना बैच पूरा किया, सब तैयारी कर ली, अभी आपकी उम्र मान लीजिए 18-19 साल है, तब 21 साल हो गई, अब आपका मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करके आईएएस भी कर लेता हूं। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे जो यहां से जेपीएससी पढ़ चुके हैं, अगर वो आईएएस की तैयारी करना चाहेंगे तो आईएएस की फीस हम उनकी लगभग 50-60% खत्म कर देंगे, एक नॉमिनल सी फी लेके वो करवाएंगे। ऐसे ही आईएएस कर लिया और बाद में लगा कि अपना स्टेट भी दे लेते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो वाली फीस आपके लिए लगभग नेग्लिजिबल हो, थोड़ी सी मामूली सी रहेगी, ताकि मतलब एक्सपेंडिचर बस मैनेज हो जाए। ये स्कीम हम अगले 3 दिन में अनाउंस कर देंगे, ताकि आपको वो दिक्कत भी ना रहे। और मैं आपको एक वाक्य और बोल रहा हूं, आप जब यहां पढ़ेंगे आपको कई लोग कहेंगे जो बात दिल्ली में है वो यहां नहीं। सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। मतलब एक तरफा बेकार की बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं इसको समझाता हूं आपको कैसे है। क्या होता है कि दिल्ली, क्योंकि हमारा मेन ब्रांच है, हमारी क्या सारे इंस्टीट्यूट्स का मेन वहीं पर होता है, जो सबसे प्रसिद्ध अध्यापक हैं वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, ये बात ठीक है। पर गलत ये सोचना है कि जो सबसे प्रसिद्ध है वो ही सबसे अच्छा है। हमने एक बार नहीं कई बार ये देखा है, क्या होता है जो सबसे प्रसिद्ध है, मान लीजिए उनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल है, स्थापित है, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके नाम पे लोग दीवाने हैं, दम तो है ही उनमें, मजाक थोड़ा ना है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। तो एक टीचर है जिसने अभी भी एग्जाम दिया, लास्ट अटेम्प्ट था, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद 3-4 साल से पढ़ा रहा है, उसके अंदर खुद को साबित करने की आग ज्यादा है, फायर है। रिसेंट एग्जाम दिए तो एग्जाम के ट्रेंड्स को समझने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा अच्छी है, खुद को साबित करने का जुनून भी है। उसको लगता है कि वो भी उतना ही अच्छा पढ़ाता है, पर दुनिया मान नहीं रही इस बात को भी। उसको दुनिया को मनाना है कि मैं क्या चीज हूं। जो बाकी सेंटर्स पे टीचर्स होते हैं वो जनरली वो होते हैं या तो उतने ही एक्सपीरियंस, लेकिन अभी उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाया, या जुनून वाले जो शानदार हैं, रिसेंट एक्सपीरियंस भी उनको है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप मुझे कहें कि आपको अगर खुद क्लास करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं शायद हर ब्रांच के 1-1, 2-2 टीचर्स को मिला के एक बैच बनाना चाहूंगा, तो सबसे शानदार होगा। कुछ दिल्ली के भी होंगे, सीधी सी बात है। लखनऊ में 2 टीचर्स में ध्यान आ रहे हैं, इंदौर में भी एक ध्यान आता है, जयपुर में भी 2-3 ध्यान आते हैं। मैं लगभग दावे से कह सकता हूँ कि उनकी टक्कर का टीचर दिल्ली में भी नहीं है। अब वो जयपुर में क्यों पढ़ाते हैं, उनका घर जयपुर में। अभी 4 दिन पहले जब मैं जयपुर में था, मैंने एक अध्यापक को पता क्या कहा, मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा मन करता है आपको बोलूं कि आप दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा सर नहीं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, पत्नी जॉब करती है, बच्चा स्कूल में है, दोस्तों के साथ है, सर दिल्ली नहीं आऊंगा। आप बुलाएंगे तो मैं कुछ दिन क्लास लेने के लिए आ जाऊंगा, पर मैं रहूंगा जयपुर में। और मैं दावे से जानता हूं कि वो टीचर दिल्ली के किसी भी टीचर से बेहतर है, उसकी प्रेफरेंस ही वहां पर है, क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने मन से इस बात को एकदम निकाल दीजिए। मैं 95% कम से कम जो क्वालिटी दिल्ली में है वो यहां पर मिलती है, इसका भरोसा आप रख सकते हैं। और 5% ऐसा नहीं कि उसके लिए आप जाएं। उसके लिए एक और तरीका हमारे पास है, प्रीलिम्स आपको यहाँ रह के निकालना है। प्रीलिम्स के बाद तो हम जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनके लिए हम थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को सिविल सेवा में बचाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी है। हिंदी मीडियम के जिस बच्चे का प्रीलिम्स हो गया उसको यहां से हम उठा के ले जाएंगे दिल्ली 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जैसा वो चाहेगा। दिल्ली में रहने की व्यवस्था भी हम करेंगे, रहने में खाना भी शामिल है, पीना नहीं शामिल है, मतलब पानी पीना शामिल है ना। तो दिल्ली में हॉस्टल हम देंगे, रहना पढ़ना लिखना वो सब हम करेंगे, 24 घंटे की लाइब्रेरी देंगे, मेंटर्स आपको देंगे जो आपकी तैयारी करवाएंगे मेंस की, मेंस आपको दिलवाएंगे, और पूरी ताकत लगा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए।
इंग्लिश के बच्चों के लिए फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो ये है कि रहने की व्यवस्था हम नहीं करते, बाकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क करते हैं, वो हम यहाँ भी करेंगे। जैसे कोई बच्चा है कि दिल्ली नहीं जाना मुझे, तो सब कुछ यहीं करेंगे उसके लिए। और हमने इसलिए क्लासरूम बनाने से पहले लाइब्रेरी भी बना ली है इसी सेंटर में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हमने लाइब्रेरी बना दी, वो मेंटरशिप लाइब्रेरी है। जैसे ही आप लोग उस लेवल पे आएंगे कि एग्जाम देना शुरू करने वाले, मेंटरशिप का पूरा सिस्टम यहाँ काम करेगा। और मेंटर का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अलॉट होगा, हर 20 लोगों पे एक व्यक्ति अलॉट होता है, मेंटर होता है। वो एक एक दिन का आपका हिसाब रखेगा, टारगेट देगा कि आज आपको ये खत्म करना है, कल ये खत्म करना है, 7 दिन बाद ये टेस्ट आपका होगा, ये टेस्ट प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। आपके हर टेस्ट को हम अपने सिस्टम में लाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, ट्रैक करेंगे, वो आपको सुझाव देंगे लगातार। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सेंट्रलाइज हमारे सिस्टम पे हमको दिखता रहता है हर समय कि कौन बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। ये मेंटरशिप है। तो मेंटरशिप हमारे सारे सेंटर पे चलती है। जो मेंटरशिप संभालने वाली हमारी टीम है, उसकी मुखिया हैं जिनको हम चीफ एकेडमिक ऑफिसर कहते हैं, वो भी आई हुई हैं अभी। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर सेंटर पे मेंटरशिप, जो दिल्ली, अब तो हमने एक ही टीम कर दी है, दिल्ली में जो मेंटरशिप का करिकुलम है ठीक वो यहाँ भी अप्लाई होगा, एकदम सेम। अगर चौथे सोमवार को दिल्ली में इकोनॉमी का टेस्ट है, आधे इकोनॉमी का, तो ठीक उस दिन, ठीक उसी समय यहां भी वही टेस्ट होगा। ये सारा सेंट्रलाइज रहता है, सारी ब्रांचेस पे एक साथ काम करता है। तो बस प्रीलिम्स एक बार आप निकालिए, उसके बाद तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम ये विश्वास रखते हैं कि आपका बैच खत्म भी हो गया हो, आप हर साल मेंटरशिप का टेस्ट पास करते रहिए या यूपीएससी प्रीलिम्स निकालते रहिए। प्रीलिम्स जैसे ही आपने निकाला, अगले साल की जिम्मेदारी हमारी है, जब तक सिलेक्शन ना हो। और ये दृष्टि के हर विद्यार्थी को किसी भी शाखा पे, कल को आपका मन करे कि अब मेरा रांची में दिल टूट गया है, अब मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, तो लखनऊ ब्रांच पे सब सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। ये ट्रांसफरेबल है, आप कोई भी ब्रांच कर सकते हैं। या आप कहें कि मैं जिसके लिए रांची आया था वो तो इलाहाबाद चली गई है, तो मैं भी अब प्रयाग जाके कुंभ करना चाहता हूँ, तो हम प्रयाग में आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। वहीं मेंटरशिप होता है, वो सब चीज़ें ट्रांसफरेबल है, आप यहाँ से वहाँ, जैसे वोटिंग में आजकल होता है, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और, तो आपका वोटर कार्ड वहाँ का बन गया, आपने वहाँ वोट दे दिया, तो ठीक। जेपीएससी यहीं रहेगा, आप ये नहीं कहेंगे कि जेपीएससी जयपुर में 2 बजे। स्टेट पीसीएस उसी स्टेट में, जयपुर में सिर्फ आरएएस मिलेगा, यहाँ सिर्फ जेपीएससी मिलेगा, पटना में सिर्फ बीपीएससी मिलेगा, और इलाहाबाद और लखनऊ में सिर्फ यूपीपीसीएस मिलेगा। यूपीएससी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अब कोई और सवाल आप में से किसी का? जी, अभी 4-5 सवाल लेंगे, फिर मैं ऊपर की क्लासरूम में चला जाऊंगा। अभी देखो 2 लड़कों ने पूछा, लड़कियों से पूछते हैं, आप बताइए। सर मेरा नाम जूही कुमारी है। जूही कुमारी? सर मैं रांची से ही हूँ। अच्छा। यहाँ पे आने के लिए मुझे मेरे पापा ने कहा, यूपीएससी का मतलब मैंने पढ़ने के लिए सोचा था 2019 में, मैं थोड़ा पढ़ भी रही थी उस टाइम, बट पापा ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब देखो खुद से हो पाते। पापा को ये था कि इस पे डोनेशन लगते हैं, ठीक है, पापा का आईएएस बनने में डोनेशन लगता है। वो गांव के हैं, उनको वो चीज़ का समझ नहीं है, बट उन्होंने अब किसी से सुना तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ पे जाओ, क्या फ़ी है क्या नहीं है वो चीज़ देखो। हाँ। तो मेरे पापा मिडिल क्लास से भी लो क्लास में हैं, मंथ में उनका मतलब उतना इनकम नहीं है कि वो हम लोग को जितना लाइफ स्टाइल दिए उनसे भी लो है उनका, तो वो कहें वहाँ पे जाओ समझो। बट मैंने आपको गूगल पे रिव्यू पढ़ा, सारा कुछ गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो दृष्टि आईएएस का ये दिखा कि सब पता नहीं, सारी मेरी बात अगर आपको गलत भी लगे, बट फिर भी मैं अपने लिए पूछना चाहूँगी आपसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदी बैचेस के लिए दृष्टि आईएएस बेस्ट है अगर आप हिंदी के लिए जाते हो तो, बट अगर आप इंग्लिश के लिए जाते हो तो दृष्टि आईएएस सही नहीं है, आपको कुछ और देखना चाहिए। तो क्योंकि सर मेरे पापा बहुत मेहनत से पैसे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपको ज़रूर जानना चाहिए, आपको पूरा हक है जानने का। और मैं तो आपसे ये कहूँगा, जब क्लासेस शुरू होंगे ना, आप 7 दिन क्लास करके देखिए पहले। मेरी बात पे भी क्यों जाती है, क्लास करके देखिए। मैं वैसे आपकी बात का जवाब दे देता हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। 2021 तक, 1999 से, आपका जन्म कब हुआ? हाँ, तो आपके जन्म से 2 साल पहले से दृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो 1999 से 2021 तक हमने केवल हिंदी माध्यम में ही पढ़ाया है। ठीक, क्यों पढ़ाया है इसके पीछे केवल एक भावनात्मक वजह है।
जैसे मैं 10वीं क्लास तक मेरा माध्यम हिंदी रहा स्कूल में, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन मैंने अंग्रेजी माध्यम से किया, फिर मैंने एमए हिंदी की, एमफिल हिंदी की, पीएचडी हिंदी की, तो हिंदी में ही होना था। पर फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी, एमए मास कम्युनिकेशन, एलएलबी और कुछ और चीज़ें की, मैनेजमेंट वगैरह, वो सब अंग्रेजी में किया। तो मैं दोनों भाषाओं में लगभग बराबर सहज हूँ। तो जब मेरे सामने सवाल आया कि कौन से मीडियम से एग्जाम दूं, तो मेरे मन में ये था कि मेरी हिंदी 20 है तो इंग्लिश मेरी 17-18 मान लीजिए, क्योंकि हिंदी में बचपन से सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, तो हिंदी बोल के मजा आता है। वरना 3-4-5 घंटे मुझे अंग्रेजी में क्लास से नहीं हो, बिना हिंदी का एक भी शब्द यूज किए तो लेता ही हूँ, इसमें कोई खास बात थोड़ा है। पर जब चुनने की बात आई तो मैंने चुना कि हिंदी में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। और एक भाव ये भी था कि हिंदी में सिलेक्शंस बहुत कम होते थे, थोड़ा वो भी करके देखते हैं। तो हमने 20 साल, करीब 20 या 21 साल जो भी कहेंगे, केवल हिंदी में पढ़ाया। 2021 में हमने अंग्रेजी में शुरू किया करोल बाग से, बल्कि पहले इलाहाबाद में किया, फिर दिल्ली में करोल बाग में किया। आज के दिन हमारे सारे सेंटर्स पर हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों बैच चलते हैं। इस बात का पैमाना क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप 7 दिन क्लास करके देखिए, और अगर आपको हमारे अंग्रेजी के अध्यापक इतना भी कम लगे हिंदी वालों से, तो मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, है ना। तो आप निश्चिंत होके, और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में फिर भी 2-3 बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंग्लिश में जिनमें थोड़ा कंपटीशन रहता है। हम दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग पे हैं, ये सब बताना मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है। रांची में या बाकी शहरों में कोई तुलना करने का स्कोप भी आपको मिलने वाला है, तुलना भी नहीं कर पाएंगे आप। और मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। तुलना भी नहीं कर पाएंगे। आप में से जिसको भी दुविधा हो, मेरा एक निवेदन मान लीजिए, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सब में जाके बोलिए कि 7 दिन फ्री क्लास करना चाहते हैं। दृष्टि में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको क्लास मिलेगी आपको। अलाउड नहीं है। देखिए, कोई अगर अलाउ नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा आप समझ सकते हैं, उनको भय है। हमें पक्का पता है कि आप 7 दिन करेंगे तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं, भय ही नहीं है। तो दृष्टि में आपको जो भी बैच करना हो, जरा भी दुविधा हो, पहले 7 दिन फ्री में क्लास कीजिए, कोई तनाव मत लीजिए। बाकी जगह भी जाके बोलिए कि भाई दृष्टि में 7 दिन क्लास कर ली है, आपके यहाँ भी करके देखना चाह रहे हैं, नाम आपका ज्यादा है, एक बार देखना चाह रहे हैं, अगर क्लास दें करके देख लीजिए, फिर खुद फैसला कर लीजिए। सिंपल भाई, ओपन कंपटीशन है ना, इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, कर लीजिए। जैसे आप केक की दुकान पर जाएं, अब 2 दुकानें बड़ी सुंदर है केक की, दोनों सुंदर लग रहे हैं, खरीदना एक ही है, तो एक ही तरीका दोनों से बताओ, टेस्ट करवाओ। एक है यहाँ टेस्ट कर लीजिए, एक है टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो किस पे भरोसा जमेगा? टेस्ट करवा रहा है, सीधी सी बात है। तो जब भी दुविधा हो, किसी माध्यम में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, धूमधाम से आइए, यहाँ बोलिए सर ने कहा था, मैं बोल भी दूंगा सबको, पूरा 7 दिन का कार्ड बन जाएगा। 7 दिन बढ़िया से क्लास कीजिए, अच्छा ना लगे बोल के जाइए कि मैं आई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं जा रही हूं। टेंशन नहीं लेनी है, हमारा भरोसा है ट्रांसपेरेंसी में, जो है ट्रांसपेरेंट है। झूठ बोल के, छल करके हम आपको एडमिशन दिलवाएं, ऐसी कोई नीयत हमारी नहीं। ठीक है, इससे भरोसा जम गया आपको? चलिए। अच्छा, वैसे एक बात जो आपने शुरू में कही ना कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो लगे हाथ में आपको एक चीज और बताता हूं। हमने केवल 7 दिन पहले एक नया सिस्टम शुरू किया है, आपके लिए पता नहीं कितना यूजफुल होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं क्लास से ग्रेजुएशन में भी आए ही हैं, उनको 3 साल बाद दिल्ली आना है, उनको ये भी नहीं पता कि वो बहुत सीरियस उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे, तैयारी शुरू कर दी, पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। हमें ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं कि सर दिल्ली आए, 2 साल रहना बहुत महंगा पड़ता है, इंस्टीट्यूट की फी बहुत महंगी पड़ती है, कुछ ऐसा आसान उपाय जो हमारे लिए हो। तो हमने केवल 7 दिन पहले एक नई स्कीम अनाउंस कर दी है, आपको अभी शायद नहीं पता लगा होगा, पता लग जाएगा जल्दी ही। वो स्कीम ये है कि हमने आईएएस का एक स्टूडियो ऑनलाइन बैच शुरू किया है। अभी तक हमारा क्या था कि दृष्टि में जो दिल्ली में बैच चलता है वही हमारा ऑनलाइन जाता था, क्योंकि वो सेटअप बहुत महंगा है, तो हमारी फीस ज़्यादा होती थी उसकी, और हमें ये आरोप अक्सर झेलना पड़ता है कि फीस दृष्टि की ज़्यादा होती है। हम इस पर काम कर रहे हैं कि कम फीस में ऑप्शंस बनने चाहिए। जैसे यहाँ की फीस आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि फीस काफ़ी कम रखी गई है ताकि अफोर्डेबल रहे। ये जो उपाय किया है बेटा हमने, आप तो यहाँ पर आ गई हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके लिए ज़्यादा है। क्या उपाय किया है? आप छोटे शहर में, गांव में हैं, तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं,
एक स्टूडियो ऑनलाइन, स्टूडियो का मतलब ये है कि वो क्लासरूम की क्लासेस नहीं है, हमारे स्टूडियो से लाइव हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं ज़्यादा। उसकी फीस केवल 24,999 रुपए है, पूरा ये सिलेबस है जीएस का, ठीक। अब किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि भाई मैंने अगर, और 2 साल वो कोर्स चलेगा, 1.5 साल, 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी उसमें, और आप उसको 2 बार देखे, 3 बार देखे, आपकी मर्जी है, दिन भर देखते रहिए, 5 बार देख लीजिए। 2 बहनें, दोनों बहनें देखे, आराम से पढ़ें इसी तरह से, है ना। अब 2 साल बाद आपका मन किया कि मेरा मन बन गया है, अब मुझे सीरियस तैयारी करनी है, दिल्ली जाना है या रांची आना है, जयपुर जाना है, कहीं जाना है, अब मैं क्या करूं भाई, एडमिशन ले चुकी हूँ, इतनी फीस दे चुकी हूँ, तुमने सिस्टम क्या बना दिया है। जिन बच्चों ने वो वाला कोर्स किया है, अगर वो ऑफलाइन में आएंगे, उनकी पहले वाली सारी फीस एडजस्ट हो जाएगी और बाकी फीस देके ऑफलाइन में आ जाइए। मसलन अगर ऑफलाइन की फीस 60,000 रुपये है, 25,000 आप दे चुके हैं, 35 देके ऑफलाइन में आ जाइए, उस कोर्स की पूरी फीस इसमें एडजस्ट हो जाएगी, ताकि आप पहले एक प्रयोग करके देख लें कि आप कितने सीरियस हैं। और यदि आपको लगता है कि अब हमें सीरियसली उतरना है इस युद्ध के मैदान में, तो आइए दिल्ली। और उस केस में क्या होगा, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, फिर आपको 2 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा दिल्ली में। आप हमसे परमिशन लेंगे कि मैं एक साथ 3 बैच करना चाहती हूँ, हम दे देंगे परमिशन। एक बैच में हिस्ट्री चल रहा है, एक में पॉलिटी, एक में इकोनॉमी, आप पहले पढ़े हुए हैं, समझ आपकी ठीक बन गई है, आप दिन में 3 क्लास कर रहे हैं, 6 महीने बैच खत्म आपका। 6 महीने दिल्ली में पढ़ के वापस लौट जाइए। क्यों दिल्ली में खर्चा रहने का ज्यादा है। दिल्ली में 1 महीने का रहने का खर्चा बहुत कम करेंगे तो 15,000 रुपये पड़ता है। 2 साल रहना बड़ी समस्या है वहां पर। 3,60,000 रुपये दिल्ली में रहने का खर्चा 2 साल का है, क्लासेस का उतना नहीं होता है। तो अगर आपने पहले घर पे उतनी पढ़ाई कर ली, आपको हिस्ट्री इकोनॉमी सब समझ में आ गया है, अब आपको केवल दिल्ली के लेवल पे आके एक बार खुद को और बेहतर बनाना है। एक तो फीस एडजस्ट हो गई, 6 ही महीने में तीनों सेगमेंट्स पढ़ लिए, सारे सेगमेंट्स पढ़ लिए, वापस आ गए, क्यों परेशान होना है। तो ये हमने अभी 7 दिन पहले लॉन्च किया और अभी इसको प्रसारित करेंगे ठीक तरीके से जल्दी। ऐप पे है ना? हाँ ऐप पे है, ऐप पे है। नहीं अभी उनको पता जो ऐप पे जाते हैं, बाकी समाज को भी इसका आइडिया कम है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम कोमल कुमारी है और हम झारखंड के लोहरदगा जिले से हैं। लोहरदगा से ना? हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि स्टेट पीसीएस ले या फिर यूपीएससी करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है लड़कियों के पास, खास करके झारखंड बिहार में एज। समझ गया ये तो है, लड़कियों के लिए 2 चुनौतियां हैं। एक तो ये कि हर साल घर से 1 साल और बढ़वाना है, घर पे एक्सपायरी हो जाती है परमिशन की। सर हर साल 2-3 रिश्ते आ जाते हैं। बड़ी खुशनसीब हैं आप। कई लोग परेशान, रिश्ता आ ही नहीं रहा उनके पास, आपको हर साल 3 रिश्ते आ रहे, कितनी बड़ी बात है। सर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है घर की तरफ से, तो कम टाइम में स्टेट पीसीएस ले या फिर यूपीएससी करे, और कैसे? नहीं वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि जो रिश्ते आते हैं साल में 3, वो कैसे ठुकराती हैं आप, क्या कैसे मैनेज करती हैं? सर हम बोलते हैं कि अभी नहीं करना, कुछ बन जाएंगे तो और अच्छा रिश्ता। पेरेंट्स को बोलते हैं या लड़के को? पेरेंट्स। पापा को मान जाते हैं, मम्मी नहीं मानती। असल में दोनों के बीच में झगड़ा होता है। असल में बेटी का आंसू बाप पे बहुत असर डालता है, माँ पे कम डालता है ना। माँ तो वो कर चुकी है पहले भी, उसको पता है लेकिन बाप बेचारा पसीज जाता है। तो सर और हम आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप रांची में शुरू किया, क्योंकि हमको दिल्ली जाना था, हम जा नहीं पाए, दिल्ली ही यहाँ आ गए। और इस गलत फहमी से बचना कि दिल्ली में कुछ खास होता है, कुछ नहीं होता है, खाली पोल्यूशन होता है और कुछ अलग से नहीं होता। अरे हम तो इतना खुश यहाँ के होते हैं, जैसे अब पोल्यूशन चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा। तो मैंने पिछले साल एक कविता लिखी दिल्ली के बारे में, 2 लाइन की, कहीं सुनाई थी। क्या रखा है बीड़ी सिगरेट सिगार में, समझ रहे? क्या रखा है बीड़ी सिगरेट सिगार में, कुछ दिन सांस लीजिए दिल्ली एनसीआर में। अरे वहां दिल्ली में सिर्फ रहने से आप रोज 40 सिगरेट पी रहे हैं, इतना धुआं खा रहे हैं, और मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। तो दिल्ली में क्या कह के बुलाऊं आपको, ऐसा क्या है? नाम हो जाता है किसी इलाके का। ये कुछ वैसे है कि जैसे आपको कोई बहुत कहे कि भाई
जो कॉफ़ी कर्नाटक में होती है ना, उसकी बात अलग होती है। हमने दिल्ली में कई जगह कर्नाटक की कॉफ़ी पी ली, कौन सी वाली कॉफ़ी, उसको फिल्टर कॉफ़ी कहते हैं ना। फिर कर्नाटक जाके पी तो हमें लगा वैसी ही तो है, पर नाम बहुत ज़्यादा है। तो बनारसी साड़ी बनारस में थोड़ा ना मिलती है, दिल्ली में मिल जाती है, और दिल्ली में वैसी मिलती है। मेरा एक दोस्त था, कनाडा गया एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से, वहां से क्या खरीद के लाया, बनारसी साड़ी। वाह यार, क्या नमूने आदमी हो, तो दिल्ली मतलब कनाडा जाके बनारसी साड़ी लेके आए हैं वहां से। तो कहने का भाव ये है कि दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होती है, ये अर्ध सत्य है, ठीक है, होती है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत गैप है। 2-4-5% के गैप के बाद चीजें बराबर है। इनका मूल सवाल यह था कि लड़कियों के पास समय कम होता है। वैसे लड़कियों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है पुरुषों से, आपको पता है ना, तो समय ज्यादा होता है आप लोगों के पास। वो तो मैं समझ ही गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला समय कम है पर वो वाला ज्यादा है। इनका कहना यह है कि समय कम है तो हम जेपीएससी पर ध्यान लगाएं या आईएएस पे ध्यान लगाएं। देखिए, सफलता के अनुपात के हिसाब से, क्योंकि जेपीएससी में करीब 250 से 350 के बीच में सीटें आती हैं, पर वो आती हैं 3-3 साल के बाद। अब उसी 3 साल में आपके 2 साल वाली एक्सपायरी अगर हो गई, पापा ने कहा ना बेटा अब तो तुम्हारे हाथ पीले करके मानेंगे। फिर सब कुछ इस तुक्के पे टिकता है कि जो जीवन साथी मिलेगा वो पढ़ाई को लेके, करियर को लेके सीरियस है या नहीं, सपोर्टिव है या नहीं। ये बहुत ही बेचारगी वाली हालत है, तुक्का है कि तुक्के से ठीक व्यक्ति मिल गया तो आप तैयारी कर पा रहे हैं, और नहीं तो फिर मामला खत्म। फिर लड़कियां अपनी बेटी को लेकर सीरियस होती है, किसको बनाऊंगी, अब मैं तो नहीं बन पाई। आईएएस में अच्छी बात यह है कि कम से कम हर साल होता है और वैकेंसी अभी 1000 के आसपास रहती है। तो अगर एनालिटिकल स्किल्स आपकी ठीक है, विचार विश्लेषण ठीक रहता है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ठीक से, तो मेरा ख्याल है कि आईएएस ज़्यादा आसान होगा जेपीएससी से। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा फैक्चुअल रहे, आसान रहे, तो स्टेट पीसीएस बेहतर रहता है। उसमें थोड़ा विस्तार ज़्यादा है लेकिन गहराई कम रहती है। 2023 में हुआ था तो 3 के पहाड़े के हिसाब से 26 में संभावना तो बनती है। 10 साल में 3 बार हुआ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हर 3 साल में एक बार तो आना ही चाहिए। तो हो सकता है 26 या 27 की शुरुआत में आ ही जाए। तो घर से कितने साल मिले हुए देख लीजिए, और 3 मिले हुए हैं, 3 साल। हाँ 3 साल हुए ना। तो और ये कौन सा है, ये पहला है। हाँ, कई बार पति पत्नी बोलते हैं ना कि हमारा 7 जन्म का रिश्ता है, तो पति बोलता है 7वां ही चल रहा है। तो कहीं आप बातें बोलते हैं सिर्फ तीसरा ही चल रहा है, अभी 3 ही मिले थे, तीसरा ही चल रहा है। तो मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं आईएएस पे फोकस ज़्यादा करता, क्योंकि आईएएस की तैयारी करने के बाद स्टेट की तैयारी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। सर, आप एक वीडियो में बोले थे कि जिंदगी में एक बार यूपीएससी का कोर्स कर लीजिए। अब मैं ये कम बोलता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बोला उसके बाद से मुझ पर इतने हमले हुए कि ये अपना सामान बेचने के लिए ऐसे बोलता है। तो आपने देखा होगा मैं शुरू से क्या बोल रहा हूँ कि आपको बनना है तो बनो, नहीं बनना तो ना बनो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं आजकल ये बोलता ही नहीं किसी को। मेरी व्यक्तिगत राय ये सच में है, आज भी है। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल की पढ़ाई से एक मैच्योर सिटीजन बनने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। और मैं ये बात बहुत शिद्दत से कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को आपने देना हो ना देना हो, तैयारी एक बार कर ले तो बुराई नहीं है। क्योंकि बेहतर इंसान तो भाई इथिक्स वाला मामला है, लेकिन कम से कम बेहतर जागरूक नागरिक बन जाते हैं। ये बात मैंने एक बार कही थी कि मैं अपने बेटे से भी कहूँगा एग्जाम दो या ना दो, लेकिन पढ़ लेना। मैं आज भी कहता हूँ उससे, और वो कुछ क्लासेस करता है भी, मेरी क्लास कर रहा है आजकल। किसी बाप के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है। 15-20 दिन से मेरा बेटा मेरा फैन बन गया है। ये अचानक कोई वीडियो ऐसा होता नहीं आमतौर, वरना 19 साल का बच्चा बाप का विरोधी होता है, सीधी सी बात है। मैं भी उम्मीद करता हूँ क्रांति करेगा, क्रांति नहीं करता हूँ। तो उसको उसके किसी दोस्त ने बताया कि तेरे पापा ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, तब उसको लगा अच्छा मेरा बाप किसी काम का है इसका मतलब। तब उसने देखा और फिर उसने लिखा, बड़ा सुंदर सा मैसेज लिखा
कि मैं आपका फैन बन गया हूँ। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो अब हो सकता है मेरे चक्कर में वो पूरी पढ़ाई करे। एग्जाम तो मेरे ख्याल से वो नहीं देगा, उसका बहुत इंटरेस्ट है नहीं नौकरी करने में। अभी छोटा भी है, क्या पता 3 साल बाद इंटरेस्ट हो भी जाए नौकरी करने का, अभी तक ऐसा लगता है। और मैं उन पिताओं में हूं जो अपने बच्चों को इंसिस्ट बिल्कुल नहीं करते कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो आपको भी नहीं करना चाह रहा हूं, आपकी चॉइस है ना, आपकी जिंदगी आपकी चॉइस। अगर आपको आईएएस बनना है तो तैयारी करने में सबसे अच्छी मदद हम कर देंगे, ये मेरा भरोसा है, इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको बनना है कि नहीं बनना है आपकी चॉइस है, मैं कौन होता हूं कहने वाला। पर यह बात एकदम सही है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो आज आपका जो व्यक्तित्व है और जो 2 साल बाद होगा ठीक ठाक अंतर होगा। आपके दोस्त आपको बेदखल कर देंगे अपनी जमात में से कि अब तू वो नहीं रही, अब तू बदल गई है। सच में बदल जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ जो मुझे होती है दिक्कत। आप जिन दोस्तों के साथ रहे उनका एक खास किस्म का माइंडसेट है, आपका भी वैसा है। आप देखेंगे कि अभी हम जिस लेवल पे होते हैं जनरली, जो चुटकुले आप सुनते सुनाते हैं वो आमतौर पे रेसिस्ट होते हैं। किसी की त्वचा के रंग के बारे में हो सकते हैं कि एक बार वो आया दांत खोले तब पता लगा भाई तुम अमावस की रात में बाहर मत निकला करो। हंसी आ गई, पर दरअसल ये रेसिस्ट जोक है, किसी की त्वचा के रंग के बारे में है। तो जब तक हमें रेसिज्म का मतलब नहीं पता हम इसमें हंसेंगे, जोर से हंसेंगे। हमारी फिल्मों में अक्सर आप देखेंगे जो थर्ड जेंडर वाले हमेशा मजाक का विषय बन के आते हैं, हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता है। एलजीबीटी की बात होगी, हमेशा मजाक का विषय बन के आएंगे। यहां तक कि कोई अगर ठीक से बोल नहीं पा रहा, तुतला रहा है, मजाक का विषय बनेगा। यूपीएससी की तैयारी 2 साल करने के बाद आप किसी विकलांग या दिव्यांग का मजाक नहीं बना पाएंगे, आप किसी के त्वचा के रंग का मजाक नहीं बना पाएंगे, आप किसी महिला को महिला होने की वजह से छोटा माने आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसी बात करने लगेंगे अपने ग्रुप में, भाई ग्रुप में किसी ने कहा अमावस की रात में संजू बाहर निकल गया, टक्कर हो गई, दिखाई नहीं किसी को, हाँ हाँ, आप कहेंगे अरे यार क्यों हंसते हो, त्वचा का रंग तो संयोग की बात है। वो सब घूम के देखेंगे, हैं अरे अब तू वो नहीं रही, अब तू बदल गई कोमल, अब तू बदल गई। कोमल नाम है ना आपका? हाँ। पर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आपके सारे दोस्त मूर्ख ही रह गए और आप समझदार हो गए तो उसमें क्या बुरी बात है? जब भी ये दुविधा हो एक बात ध्यान रखिएगा। मैं तो क्योंकि एक पेपर इथिक्स का है, मैं ही पढ़ाता हूं, उसमें ये बातें आती हैं सारी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अकेले होते जाएंगे। अकेले होने के साथ थोड़ा सा दुखी भी होंगे, बेचैन भी होंगे, परेशान भी होंगे। और जो झुंड में आपके दोस्त हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे। और कभी कभी आपको जलन होगी कि ज्यादा खुश तो ये हैं बिना पढ़े लिखे, हम पढ़ लिख के भी दुखी हो रहे हैं बिना बात के। तो ये कैसी जिंदगी है? तो जब जब ये दुख हो तो एक बहुत अच्छे चिंतक हुए J.S. मिल, उनका एक वाक्य याद कर लीजिएगा बस। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, 19th सेंचुरी इंग्लैंड के विचारक थे। उन्होंने कहा इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एन अनसेटिस्फाइड पर्सन देन ए सेटिस्फाइड पिग। एक संतुष्ट सुअर होने से बहुत बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना। सुअर जितना संतुष्ट है उतना मनुष्य हो ही नहीं सकता कभी। वो नाली में पड़ा है मस्त एकदम, वही उसका स्विमिंग पूल है, वही उसकी तलैया है, वही गंदगी उसको मिल रही खाने के लिए, मस्त है, पेट भरा हुआ है, ठंडक में है। और इंसान दुखी है उसकी तुलना में। पर इंसान होने वाला दुख सुअर होने वाले सुख की तुलना में ऊंचे स्तर का है। और अगला सेंटेंस क्या है? असंतुष्ट सुकरात होना संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है। आम आदमी है, खुश दिख रहा है, उससे ज्यादा बेहतर लोग हैं जो गहरी बातें सोचते हैं, परेशान रहते हैं। हमारे कबीरदास कह गए हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। समझ में आ रहा है? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मैं जागता हूं, रोता हूं, दुनिया खाती है, सोती है। पर याद किसको किया गया? कबीरदास को या उनको जो खा रहे थे, सो रहे थे? उन्हें कौन याद करेगा? सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, तैयारी करने में, मैच्योर होने में लाजमी है कि जिंदगी भर दुख, तनाव, पीड़ाएं ज्यादा होंगी, पर वो दुख ऊंचे स्तर के दुख हैं। निचले स्तर का सुख उसकी बराबरी कर नहीं सकता।
लेक्चर समाप्त हुआ। बैठिए। अब तो आप लोग बड़े जिज्ञासु हो गए अचानक। अच्छा, इनका एक सवाल सुन लीजिए पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ। मैं झारखंड उपराजधानी दुमका से हूँ। झारखंड में कहाँ से? उपराजधानी दुमका। अच्छा, दुमका से। मेरे मम्मी पापा आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप नहीं करते? इतने सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा। मेरा 2 क्वेश्चन है सर। जी, आप उनको शुक्रिया कह देना मेरी ओर से। हाँ। सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप अपने आप को मोटिव कैसे रखते थे? मतलब उस टाइम में तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थे और ना ही मोटिवेशनल भी था उतना। तो सर, और एक सवाल है संविधान को लेकर सर। क्या? सर, कि जैसे कि आपने बोला कि संविधान को लेकर मैं बहुत इमोशन रहता हूँ, तो संविधान है कि हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए अपना फंडामेंटल राइट्स। तो सर, इसे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाया शुरू से? मतलब कि अलग से सब्जेक्ट में, सिलेबस में डालना चाहिए था। थैंक यू सर। ठीक बात है, बैठिए। इनके 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब आपने एग्जाम दिया खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे, और दूसरा कि संविधान स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता जबकि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। बैठ बैठ बैठ। तो संविधान असल में बहुत आसान पुस्तक नहीं है, थोड़ी मुश्किल पुस्तक भी है। तो स्कूल के बच्चे उस लेवल पे कितना समझ पाएंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सोशल साइंस है उसमें सिविक्स का हिस्सा होता है, नागरिक शास्त्र का। तो नागरिक शास्त्र संविधान की बातें आसान भाषा में बताने का ही एक तरीका है, होता है। मैं तो ये सोचता हूं कि संविधान देश की सारी मम्मियों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को बता सके कि क्या संविधान है। वैसे हमारी भविष्य की योजनाओं में एक ये भी है, हम एक जीके का कोर्स बनाएंगे सिर्फ मम्मियों के लिए। हाँ, ओनली फॉर मदर्स। वो मम्मियाँ जिनके छोटे बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं ना, फिर माँ का बड़ा अपमान करते हैं उसके बाद कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता। तो मम्मी भी साथ साथ पढ़ती रहे तो बच्चे को ठीक रखना भी ठीक है, और खुद भी अवेयरनेस के लिए थोड़ा संविधान उनको भी पता रहना चाहिए। तो मोटिवेशन तो भाई देखो, मेरा अपना मानना है कि डिसिप्लिन और परसिवरेंस की वैल्यू ज़्यादा है। अल्पकालिक मोटिवेशन जो भाषण सुन के आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। तो एक शब्द होता है अंग्रेजी में ग्रिट। ग्रिट का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक अपने उद्देश्य को लगातार फॉलो करने का जो माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है, वो आपके पास है या नहीं। तो मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हूं जिनका माइंडसेट वैसा था, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते नहीं थे। हुए भी तो बहुत परेशानी नहीं होती थी। मतलब हमने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी सेल्समैन की, वो सब की है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई हो जाती थी। तो अगर आप कुछ ठान लेते हैं और सीरियस हैं, अंदर से आग है, तो बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तो मुझे इंडिविजुअली बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तरीका ये था कि रोज रात को सोने से पहले कागज पे लिखता था कि आज क्या क्या हुआ, कल का टारगेट ये है, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी चीजें खत्म करनी है, और फिर एक कागज पे अपना नाम और नीचे IAS फिर काट देते थे, कोई देख ना ले। बार बार ऐसे करता था, उससे बड़ा मोटिवेशन रहता कि करना है, कभी ना कभी लिखवाना है। तो रोज आपने टारगेट बनाया एक दिन का, अगले दिन सेल्फ असेसमेंट किया, नहीं पूरा हो पाए तो खुद को लताड़ा लिख के या डायरी में लताड़ा अपने आप को, फिर अगले दिन के लिए प्रॉमिस किया अपने आप से, फिर टारगेट सेट किया। तो डायरी राइटिंग मेरी हैबिट तब से थी, रोज के लिए टारगेट्स बनाना, डेली के भी, मंथली भी, ईयरली भी। और मेरा 70-80% टारगेट्स हो जाते थे मैच। इतना अगर आपका हो रहा है तो आप ठीक है, इसका मतलब। आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना। पढ़ना शुरू ही किया था कि नोटिफिकेशन आ गया, टन आया भी उसका है। अब कैसे कोई पढ़े बेचारा। तो आजकल तो ये कि अगर आप अपना फोन 2 घंटे के लिए ऑफ करके रख दें तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो जाती है। अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फोन से जिसमें मैसेज भी आते हैं, तो दिक्कत है। या तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो पूरी तरह से, फिर केवल वीडियो देखो जो पढ़ाई का वीडियो है। जब आप देखो, 2 चीजें हैं, एक है वो मन जो प्रेरित करता है कि भटको भटको, इंस्टा देखो, टिकटॉक देखो, ट्विटर देखो, और एक मन कह रहा है कि नहीं पढ़ो। इनमें कंपटीशन रहता है, जंग रहती है।
जब तक ये वाला हावी है तो आप हर 10-15 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसका बेसिक मतलब है कि अंदर इतनी फायर है नहीं कि उसको शांत कर सके, और जब वो फायर आ जाती है तो फिर वो वाला मन शांत होने लगता है। दिक्कत है कि ये वाली फायर आमतौर पे तब आती है जब समय कम रह जाता है, इतना कम कि वो पर्याप्त नहीं होता। तो सारा खेल इस बात का है कि आपके अंदर वो फायर उस समय तक आ जाए कि देर ना हो चुकी हो। तो सबसे आसान उपाय ये है कि अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहे ऑफ करके 2-2 घंटे का टारगेट लीजिए कि 2 घंटे फ़ोन नहीं देखना है, मतलब मैसेज नहीं देखने हैं। अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से पढ़िए, 2 घंटे फ़ोन ऑफ कर दीजिए। और अगर फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे तक किसी भी हाल में ना व्हाट्सएप देखना है ना कुछ और देखना है, कसम खा के बैठिए। और ये पॉसिबल है, कई लोग ऐसा करते हैं और कर लेते हैं। ऐसे बच्चे यूपीएससी में टॉप करते हैं कि बार उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, बोलते हैं कि हमने 2 साल पहले इंस्टाग्राम ऑफ कर दिया था। सीधे मतलब उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं फ़ोन से। आप भी कर दीजिए, जिस चीज़ से परेशानी ज़्यादा हो उसको हटा दो फ़ोन से। जिगर चाहिए हटाने के लिए, लेकिन लेकिन हट जाता है, ऐसा भी क्या। अब मुझे ना देखो 3 क्लासरूम में और बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे, वो भी इतने प्यारे बच्चे हैं, उनका भी हक बनता है ना। एक सवाल इनका लेंगे, एक पीछे से किसी ने कहा कि पीछे का सवाल नहीं लिया आपने, वो देखो। रुको रुको रुको, ये कहीं वहां दूसरा मुक्ति मोर्चा ना बन जाए। अभी लेते हैं आपका सवाल। हाँ, प्रणाम सर, मेरा नाम वर्षा कुमारी है जी, और मैं रामगढ़ जिले से आई हूँ। कहाँ से? रामगढ़ से। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पहले से आईएएस का तैयारी किया है, हाँ, और तो उसको क्या जेपीएससी के लिए कुछ क्लासेस करनी चाहिए? मतलब अभी अगर आपने आईएएस की तैयारी कर ली है ऑनलाइन और जेपीएससी देना है तो केवल वो चीज़ें जो जेपीएससी में अलग हैं उतना ही पढ़ना होगा आपको। ज़रूरी नहीं कि आप क्लास करें, अगर उसके बुक्स और नोट्स मिल रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमको वही पूछना था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए क्लास करना ज़रूरी है। और बहुत लोग हैं जो बिना क्लास के आईएएस बनते हैं, जेपीएससी में जाते हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी कहे क्लास के बिना नहीं होगा तो वो झूठ बोल रहा है। क्लास से केवल आसान हो जाता है, थोड़ा समय बच जाता है, इतना ही होता है। सर अगर जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ चुके हैं और उसके बाद ऑफलाइन वाला में क्या होता है कि बहुत सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो तो होता ये तो है, एकदम ठीक बात है। है और ऑनलाइन में वो नहीं हो पाता है। ये कह रही है कि ऑनलाइन में क्लास तो हो जाती है पर आसपास बाकी लोग नहीं होते, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता। ये बात सही है। और कॉलेज में जाने का असली पर्पस क्लास नहीं होती है। ये शिक्षा का सिद्धांत मान्यता प्राप्त है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो बच्चा सीखता है उसका 2/3 से 3/4 के बीच में, 66 से 75% के बीच में क्लासरूम के बाहर सीखता है। क्लासरूम के अंदर केवल 1/3 या 1/4 होता है असली शिक्षा। बाकी बच्चों के साथ बात करके, खेल के, झगड़ा करके, मार पिटाई करके, टीम में रह के, रिसेस में खेलना कूदना, खाना मिलके खाना, वो सब सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑफलाइन में ये है कि बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बातचीत होती है, स्मार्टनेस आती है, कंपटीशन में सीखते हैं, वो सब है। तो अगर आपके मन में ये भाव है, आप रांची में ही हैं और आपको ठीक लगता है, तो आप जेपीएससी क्लास कर लीजिए, है ना। अब एक वो पीछे जोहार उठो। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं बिहार के जहानाबाद जिले का हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर टीम दृष्टि को कि फाइनली पटना में भी अब खुल रहा है। तो आप कहाँ जाएंगे, पटना या रांची? फिलहाल तो पटना ही जाऊंगा सर। अच्छा, वो पास पड़ता है आपके घर से? मेरी कुछ ख्वाहिशें थी सर कि अच्छा, उसमें से एक थी कि टीम दृष्टि पटना में भी आए। अच्छा, क्योंकि मुझे कुछ वक्त तक ऐसा लगता था सर कि आप शायद भारत के मैप से बिहार को भूल ही गए हैं। ओहो। और सच ये कि हम बिहार में पटना में ढूंढ ढूंढ के थक गए कि ऐसी बिल्डिंग जिसपे 2 सीढ़ियां हों। रियल रीजन अभी पता चला सर। हाँ, अब मिल गई है फाइनली हमें जी। तो मेरा यह सवाल है सर कि आजकल जो एस्पिरेंट हैं वो बहुत भाग दौड़ में हैं। उनको लगता है कि 6 महीने में किसी तरह सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 8 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए। लेकिन आपने कई वीडियो में या कई पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया है सर
कि जो धीमी आंच पर भोजन पकता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट और सुखदायक होता है। तो क्या सर समय का क्या भूमिका रहता है इस प्रिपरेशन में, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीएससी हो? जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय की क्या निर्णायक भूमिका रहती है? जो आजकल के युवा मन में बैठाए हुए हैं कि 6 महीना में किसी तरह इधर से उधर से या नोट्स से या अन्य सोर्स से पढ़कर हम 6 महीने में खुद को तैयार कर लेंगे एग्जाम के लायक। तो मैं बस यही जानना तो चाहता हूं सर कि आपके नज़रिए से कितना समय सटीक रहता होगा सर इस एग्जाम के लिए? मतलब मेरी राय आज के लिए है कि बच्चों को कॉलेज के सेकंड ईयर में तैयारी शुरू करनी चाहिए, अगर इस फील्ड में आना है तो। आने नहीं तो बात अलग है। और जब कोई बच्चा कॉलेज के सेकंड ईयर में आता है उसकी उम्र आमतौर पे 18-19 के आसपास होती है। अगर उस उम्र में शुरू करें तो मेरी सलाह ये है कि 2 साल तक रोज केवल 1 क्लास करनी है, उसे घर जाकर रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, यानी कि 2.5 घंटे क्लास, 2.5 घंटे और 5 घंटे पढ़ते रहिए, बाकी कॉलेज अपना करते रहिए। तो 2 साल बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन पूरी होते होते पूरा सिलेबस आपका अच्छे से तैयार हो चुका होगा। वो तो सबसे अच्छी तैयारी है। अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 21 साल के हो चुके हैं, अब जितना समय ज़्यादा लगाएंगे आपका सिलेक्शन उतना ही लेट होता जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। उसका तरीका क्या है, आप एक दिन में 1 नहीं 2 क्लास करें। एकदम शुरुआत में दिक्कत लगे तो 3-4 महीने तक 1 क्लास करें, रिदम बनाएं, लय बनाएं, और जब लगे कि हाँ अब मैनेज हो पाएगा 2 क्लास शुरू कर दें। 2 क्लास रोज अगर आप करते हैं तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस, जिसमें सीसेट भी है, एसए भी है, ऑप्शनल भी है, जीएस भी है, 1.5 साल के आसपास समय चाहिए। रोज 2 क्लास करते हैं तो पूरा सिलेबस करना है तो। सिलेक्टिव पढ़ना तो अलग बात है, हम तो पूरा सिलेबस करवाते हैं। तो 21 में शुरू किया, 22.5 तक तैयारी पूरी हो गई और आपने एग्जाम दे दिया। ये तरीका है। अब एक तीसरा तरीका भी है कि मान लीजिए 26 साल में आपको होश आया कि आईएएस का एग्जाम देना है, नौकरी में है, छुट्टी लेके आए हैं, टाइम है ही कम। इस बच्चे की खास बात यह है कि इसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि जॉब भी कर रहा है, उम्र भी ऐसी हो गई है। ये बच्चा शायद 6 से 8 महीने में पूरा सिलेबस कर लेगा। कैसे करेगा? आप जो भी बैच करेंगे हमारे, वो हाइब्रिड कोर्स है। हाइब्रिड का मतलब है कि ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन भी आपको एक्सेस मिलेगा उसका, आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे उसकी क्लास रहती है। ये बच्चा क्या करेगा कि आईएएस के कोर्स में ऐसे सेगमेंट्स, अगर मान लिया 18 महीने का पूरा कोर्स है, कम से कम 6, 7, 8 महीने का ऐसा कंटेंट है जो आप ऑफलाइन नहीं भी करेंगे तो भी ऑनलाइन से काम चला सकते हैं। जैसे आईआर है। आईआर क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस है। एक तो हर साल चेंज हो जाता है। अभी पढ़ भी लिया आपने, जब आप मेंस देंगे सारा चेंज हो चुका होगा और सवाल उसमें उसी साल वाले आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में 30 क्लास लगती हैं लगभग, और वर्ल्ड हिस्ट्री से पिछले 4 साल में केवल 1 सवाल आया है। 3 साल तो आया ही नहीं और 1 साल केवल 1 सवाल आया है। तो 19 साल के बच्चे को मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से आईआर समझना आसान हो जाता है। पर 26 साल वाले से मैं कहूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो। केवल प्रीलिम्स और मेंस के बीच से मेंटरशिप टीम के लोग आपको 10 क्वेश्चन देंगे, उनको रटना, 1 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म आपकी। तब हम उस तरीके से काम करेंगे मेंटरशिप में। तो जब आपकी उम्र ज्यादा है, समय कम है, तो हाँ 6 से 9 महीने, 10 महीने में सिलेबस कवर हो सकता है, रोज 2 क्लास करके, कभी कभी 3 क्लास करके, कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के, कुछ को प्रीलिम्स और मेंस में शॉर्टकट में काम करके। ये तरीका होता है। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी 2-3 ट्रेन निकल चुकी हैं, चौथी ट्रेन में बैठ रहे हैं। जो 19 की उम्र में सही ट्रेन में बैठ गए हैं, उनको ये सब नहीं करना है। उनको शांति से 2 साल तक रोज 1 क्लास करके कॉलेज के साथ तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। एक बात और है कि आप दिल्ली गए, पैसे की दिक्कत है, रहने में ज्यादा दिक्कत है, तो दिन में 3-3 क्लास करके सारे नोट्स बनाए, घर पे आ गए, और जब किसी क्लास में दिक्कत हुई, ऑनलाइन तो है ही आपके पास वो क्लास, ऑनलाइन देख के रिवाइज कर लिया उसको। ये भी एक तरीका है। पर अगर आपका बौद्धिक विकास अगर उतना नहीं हो, जैसे 18-19 साल में बच्चा बहुत मैच्योर नहीं होता है, शुरुआत कर रहा होता है, वो दिन में 2 क्लास करे, 3 क्लास करे, ये ठीक नहीं।
21-22 की उम्र वाले 2 क्लास कर लें, 26 की उम्र वाले 3 क्लास कर लें, जिनके पास टाइम वैसे भी कम है। ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आपका नाम क्या था? पंकज, बैठिए। अच्छा आप बोलिए, आखिरी सवाल ये मान लेते हैं अभी तो। न्यूज़ को लेके सवाल था। जैसे आज के दौर में मतलब कोई भी घटना जो घट रही है तो उसमें क्या होता है कि जो भी चैनल, जो भी मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो सेलेक्टिव चीज़ों को उठाते हैं और अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के हम लोग को पेश करते हैं। हाँ। कई बार हम लोग एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग को अलग अलग डायमेंशंस मिल जाता है, पर जब हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं, जो कि वो भी यूट्यूब में है, यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग तरीके से काम कर रहा है, तो एक चीज़ को उन्होंने एक मीडियम को फॉलो कर रखा है, एक चीज़ उनको मिलती है, उसी के हिसाब से जितनी बातें उनको बताई जाती है वो उनके दिमाग में घर कर जाती है। और जब हम लोग बात करते हैं उनसे तो वो बोलते हैं कि ऐसे भी तो होता है, ये भी तो देखो, ये भी तो एक नेगेटिविटी। तो मेरा ये जानना था कि मतलब मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे किसी मीडियम को या फिर पेरेंट्स को कैसे बताएं कि सिर्फ एक मीडियम या एक चैनल को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, दूसरे लोगों की भी बातें सुनो ताकि एक पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल पाए आपको, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और पेरेंट्स के पास उतनी ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तहसीन है सर। पापा क्या करते हैं आपके? और टेलर है। टेलर है, बैठिए। सर इनका सवाल एकदम अलग है सबसे, और लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग सबके लिए। इस कंटेक्स्ट में, और ये पूरा कंटेक्स्ट है, और इसमें मुझे आपसे जानना था कि सर आप अपना न्यूज़ का इंटेक कैसे रखते हैं ताकि बिना किसी विचारधारा में बहे आप एक बैलेंस कंप्लीट पिक्चर ले पाएँ और अपने हिसाब से उसको अपने पैरामीटर्स पे उसको सही या गलत डिसाइड कर पाएँ। बहुत बढ़िया। इनका सवाल बड़ा गंभीर है। कह रही है कि जैसे हम यूपीएससी तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कई सोर्सेज हैं, तो तैयारी करने वालों को सुविधा ये है कि उनको 2-3 पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। आप जैसे वेबसाइट से पढ़ें, मैगजीन से पढ़ें, तो आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मिल जाता है हर चीज़ का। पर पेरेंट्स के पास अलग पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा, हर घर के जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली रिटायर्ड जो हैं, उनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जहां उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई रोज सुबह ज्ञान भेजता है उसमें, है ना। जैसे अगर आप हिंदू समाज में, तो शायद रोज सुबह एक वीडियो आता होगा कि अब हिंदुस्तान खत्म होने वाला है, अब मुसलमान मेजोरिटी होने वाले हैं और हिंदू माइनॉरिटी होने वाले हैं। वो बड़ा सटीक संख्या लिखते हैं, 2027 में 12 फरवरी को ऐसा होने वाला है, ऐसे करके, ताकि आदमी घबरा जाता है कि यार ये क्या हो गया। अगर आप मुस्लिम हैं तो वहां ऐसे वीडियो आते होंगे या ऐसे व्हाट्सएप आते होंगे कि बस अब भारत में मुसलमानों की खैर नहीं है, अब ये हो गया, वो हो गया, सरकार ये कर रही है, हिटलर भी पीछे रह जाएगा, ये सब चलता रहता होगा। ये व्हाट्सएप ने बड़ा तबाही मचा रखी है। वैसे सोशल मीडिया नहीं तबाही मचा रखी है, हाँ यूट्यूब में भी। वो क्या होता है कि जब आप एक चैनल को देखते हैं, एक विचारधारा का है, एल्गोरिदम बन गया, अब वही और उसी तरह के बार बार दिखेंगे आपको। एक शब्द होता है मनोविज्ञान में, उसको बोलते हैं इको चैम्बर। इको चैम्बर का मतलब ये होता है, आप अपने जैसी विचारधारा के कुछ लोगों से घिरे रहते हैं, केवल उनसे बात करते हैं, और कुछ समय के बाद आपको लगता है कि दुनिया में इतना ही विचार है, आपको उसके बाहर का पता ही नहीं रहता। एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं, संक्षेप में आपको देकर समझाता हूं। 2019 की बात है, अप्रैल महीने की, मई में इलेक्शन था लोकसभा का। मैं दिल्ली से इलाहाबाद अपनी ब्रांच पे जा रहा था ट्रेन से। एक सज्जन मिले मुझे, वो असम राजधानी एक्सप्रेस जो है ना, शायद डिब्रूगढ़, पता नहीं जो भी है, उसी में थे। वो असम के थे, डीयू से पढ़े हुए थे, घोर एंटी मोदी थे। मैं ना तो प्रो हूं ना एंटी हूं, मैं तो बड़ा अपने मन से जो ठीक लगता है वो बात मानता हूं, जहां खराब लगता है मना करता हूं, जहां ठीक लगता है मानता हूं। कोई पार्टी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब वोट देने जाता हूं उस दिन सोचता हूं किसको वोट डालना है, इतनी मेरी राजनीतिक भागीदारी रहती है। और मैं जनरली अजनबियों से ज्यादा बात करने से बचता हूं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कुछ, वो भाई साहब पीछे पड़ गए मेरे, बोले बताओ भाई साहब कौन जीतेगा इस बार। मैंने कहा मुझे क्या ना मुझे खास मतलब, मुझे क्या पता कौन जीतेगा। मैंने बताया था ये, अच्छा हाँ मेनू की, मतलब हाँ मेनू की। अच्छा, मेरे मन में समझ तो आती है राजनीति थोड़ी बहुत, तो मेरे मन में ये था कि इस बार एनडीए फिर से जीत जाएगा। कितनी सीट से जीतेगा अंदाजा नहीं था, पर जीत जाएगा ऐसा अनुमान लग रहा था। पर मैंने कहा मैं ये कहूंगा फिर भाई साहब पीछे पड़ जाएंगे, अगले 4 घंटे में ही साबित करता रह जाऊंगा। और मेरा सिद्धांत, जहां मुझे बात ना करनी हो वहां सिद्धांत पता क्या है, एक हाँ 100 सुख। सामने वाला जो बोले बोले एकदम ठीक कहा आपने, बात खत्म। जहां आपने विरोध किया उसके बाद वो साबित करने बैठ जाएगा बिना बात के। मैं सीधे बोलता हूं हाँ आप ठीक कह रहे हैं,
तो मैंने कहा हमने सोचा नहीं, आप बताइए। बोले सर इतनी बुरी तरह हारेंगे इस बार मोदी जी, आपको अंदाजा नहीं है। तो मैंने कहा कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा 5 साल हो चुके थे, मुझे लग रहा था कि जीत जाएंगे, पर मैंने कहा कौन सिर बढ़ाए। बोले मेरे कम से कम 2000 दोस्त भारत में अलग अलग राज्यों में, सबसे मेरी बात होती है, सबका कहना है कि इस बार 100 सीट से कम आएंगी। मैंने ठीक है। तो मैं ताक में था कि इलाहाबाद आने वाला होगा तब बात करूंगा, तो चुप रहूंगा। तो कानपुर आया, इलाहाबाद आने वाला था, वो बताते जा रहे, मैं सुनता जा रहा हूँ, हाँ 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 करता जा रहा हूँ। जब इलाहाबाद आने लगा तो हम सामान उठाने लगे। बोले आपने कुछ बोला ही नहीं, ये तो मैं ही बताता रहा। मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं, आप ठीक ही कह रहे होंगे। वैसे एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं इको चैम्बर। कई बार हम अपने जैसे लोगों से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात नहीं करते हैं, और करते करते हमें लगने लगता है कि दुनिया इतनी ही है। जिन 2000 लोगों ने आपको कहा है कि बीजेपी हारेगी, हो सकता है कि देश में 2000 लोग ऐसा सोच रहे हों, और आप केवल उनसे ही बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यही अंतिम सत्य है। गलती ये हुई ना, मोबाइल नंबर मैं लेना भूल गया। भूल क्या मैं लेता ही नहीं हूं, नहीं लिया नंबर, वरना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मैं फोन करता हूं उनको। तो जब पेरेंट्स आपके एक विचार से बहुत प्रभावित हों और आपको पता है कि वो ठीक नहीं है, सबसे पहला जब मैं एथिक्स पढ़ाता हूं एक सिद्धांत पहले बताता हूं, अपने पेरेंट्स को ज्ञान नहीं देना है। 2 वजहों से। एक तो अब ज्यादा ज्ञान देंगे वो गुस्से में आएंगे, शादी कर देंगे आपकी, है ना। कौन पंगा मोड़ ले शेर से भाई, नहीं पंगा मोड़ लेना है। दूसरा, नए विचारों को स्वीकार करने की हमारी क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। इससे बोलते बूढ़े तोते को नई भाषा नहीं सिखा सकते। आपके अंदर क्षमता है कई पर्सपेक्टिव्स को समझने की, उनके अंदर क्षमता रही नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, न्यूरो साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्षमता ही कम हो जाती है एक उम्र के बाद नए विचारों को एक्सेप्ट कर पाने की। आप बिना बात के नए विचार दे रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, सीख पा नहीं रहे हैं, समझ पा नहीं रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि पेरेंट्स को जनरली ज्ञान देने से बचिए। हाँ, जब मामला एक्सट्रीम पे जाए या आप पे उसका असर आने लगे तो बहुत हल्की सी डोज देनी है, और ये कहेगी नहीं कि मैं कह रही हूं। आप कहना, आप हमेशा देखो, परसुएट करने का सिद्धांत है कि शुरुआत समर्थन से करना है। जिसको भी आप प्रभावित करना चाह रहे हैं, पहली बात विरोध में नहीं कहनी, हमेशा तारीफ में कहनी। पहली बात कि पापा बात तो आपकी एकदम ठीक है, मुझे भी लगता है एकदम सही कह रहे हो पापा, पर पता नहीं एक वो वीडियो बनाता है, उसकी बात पता नहीं क्या क्या बोलता है, एक बार आप भी सुन के देखो। और एक वीडियो भेज दीजिए उनको ये कह के कि बात तो आपकी ठीक है पापा, एक बार सुन के देखो। मैं समझ नहीं पा रही कि ये नमूना आदमी क्या बोलता रहता है। चांसेस हैं कि जब वो किसी थर्ड पर्सन की बात सुनेंगे तो उनको असर पड़ जाए थोड़ा सा। बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात चुभती है बहुत ज्यादा। पेरेंट्स को बच्चा ज्ञान दे और चुभता है, पड़ोसी ज्ञान दे ठीक लगता है। तो कोई थर्ड पर्सन बताएगा और उनको ये पता है कि वो आप नहीं कहलवा रही हैं उससे, तो शायद इम्पैक्ट हो। और 1-2 वीडियो देख लेंगे, एल्गोरिदम बन जाएगा, फिर आता रहेगा। 6 महीने बाद पता लगा पापा इतने प्रोग्रेसिव हो गए कि अब बच्चा पहचान नहीं पा रहा कि पापा अब वो नहीं रहे, अब आप बदल गए पापा। सर इन सब में असर सवाल ये था कि सर आपका न्यूज इंटेक कैसा होता है जो बैलेंस्ड हो रही है? मेरा न्यूज इंटेक बहुत ऐसा है नहीं कि आप उस पर मतलब प्रभावित हो उससे। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मैं न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मैं डेली पढ़ता ही नहीं हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। मैं करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ाता हूँ, जिसको पढ़ाना है वो पढ़े, उतना मैं जान लेता हूँ। मतलब अखबार मेरी टेबल पे रहता है तो मैं हेडलाइंस देख लेता हूँ, कोई खास न्यूज़ है उसको मैं ठीक से फॉलो करता हूँ। नेट के थ्रू मैं आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ।